तो हम लोग रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लिए। आज का हम लोगों का जो टॉपिक है सीसीएस लीव रूल, सेंट्रल सिविल सर्विस लीव रूल, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। अच्छा, चलिए एक सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। जब हम लोग टॉपिक को शुरू करेंगे उसके पहले आप लोगों के लिए एक सवाल, एक बात आप लोग सुने हैं, है ना। ये सवाल पहला वाला जो हम पूछने वाले हैं ना, हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम पे डायरेक्ट यही वाला सवाल पूछ लिया जाए। 2 नंबर हो सकता है यही से आपको मिल जाए। क्वेश्चन ये है, लीव कैन नॉट बी क्लेम्ड एज ए मैटर ऑफ राइट। कौन सा वाला सीसीएस लीव रूल हमको ये बताता है? विच रूल of CCS Leave Rule 1972 tells us that leave cannot be claimed as a matter of right। 7 तो याद रखना है, चलो अच्छा है, पर 7 का सब रूल भी याद रख लीजिएगा। इसका ये जो रूल है ना, इसका सब रूल भी याद रख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम पे अगर पूछेगा तो 7 का 1, 7 का 2, 7 का 3, इस तरीके से आपको ये वाला रूल जो है पूछा जाएगा। वेरी गुड सत्येंद्र जी। कितने रूल में बताया गया? रूल नंबर 7 का। अच्छा, जिन लोगों को मालूम नहीं है आप लोग डोंट नो भी लिख सकते हैं, है ना। और जो लोग जानते हैं, हम बताने के बाद भी आप जवाब दे सकते हैं, पहले से भी जवाब दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। अच्छा कोई नहीं, अभी तो हो गया, ये वाला रूल का जवाब हम लोगों को मिल गया। अभी याद रहेगा ना? अभी एक बार जवाब दे दीजिए, कौन सा वाला सीसीएस रूल हमको बताता है, लीव रूल हमको बताता है दैट लीव कैन नॉट बी क्लेम्ड एज ए मैटर ऑफ राइट। खतरनाक इंपॉर्टेंट रूल है। 7 का 1, रोहन जी वेरी गुड, वेरी गुड। कविता, सुमंत, शशिरेखा, रोहन, रमिया, वेरी गुड, वेरी गुड। रंजना जी, दीपंकर जी। देखिए एक बार मैंने क्या बोलता है, आप ना जानते हैं ये गलत बात नहीं है, पर एक बार जब हम लोग डिस्कस कर लिए उसके बाद इसको भूलना नहीं है, याद रखना है। ठीक है। अच्छा, और एक इम्पॉर्टेंट रूल जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बस हम आप लोगों से ऐसे ही पूछ रहे हैं। द लीव सेंक्शनिंग अथॉरिटी may refuse or revoke the leave but he cannot alter the kind of leave applied for। आपने सीएल के लिए आवेदन किए, आपका जो लीव सेंक्शनिंग अथॉरिटी हो उसको ईएल में कन्वर्ट नहीं कर सकता। आप ईएल के लिए आवेदन किए, वो सीएल के लिए नहीं कर सकता। कौन सा रूल में ये बताया जाता है, किसी को पता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बताया गया। वेरी गुड दीपंकर जी, रूल नंबर 7 के 2 में। अच्छा चलिए, लीव के लिए जब हम अप्लाई करते हैं, जैसे हम लोग अर्न लीव के लिए अप्लाई करते हैं या दूसरे लीव के लिए अप्लाई करते हैं, तो लीव के लिए जो फॉर्म यूज़ किया जाता है एप्लीकेशन का, उस एप्लीकेशन फॉर्म का नंबर क्या है? कौन बताएगा हमको? बेसिक चीज़। अरे SR2 किसने बोल दिया? अग्निप जी, ये सब गलती आपसे शोभा नहीं देता। SR1 है ना। रोज़ हम लोग छुट्टी लेते रहते हैं, इतना छुट्टी, फिर भी अगर आवेदन के लिए कौन सा फॉर्म यूज़ किया जाता है, ये गलत करना मतलब आपका प्रीवियस जितना छुट्टी लिए है ना उसको एकदम। अच्छा चलिए, टाइप करने में मिस्टेक हो गया, कोई नहीं कोई नहीं, चलिए ठीक है। तो SR1 ये तो हम सभी लोग जानते हैं, इसको याद रखने का भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग एक एक करके धीरे धीरे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी आ जाते हैं हम लोग सीसीएस लीव रूल 1972 जो है, इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अब इस रूल को अगर हम लोग डिफाइन करने का प्रयास करें तो कोई हमको बताइएगा सीसीएस लीव रूल को। अरे क्या ये लीव रूल आपके आईपी एग्जाम के सिलेबस में है? कोई बता पाइएगा? लीव रूल 1972 जो है ये आईपी के सिलेबस में है भी या नहीं? हाँ या ना में जवाब देना है अग्निप जी। चलिए अग्निप जी ने बोला यस, बाकी लोग, सत्येंद्र यस बोला, बाकी लोग, कुंडू नहीं चले हाथ उठाए। पर कहाँ है सिलेबस में, देखे हैं किसी ने? हाँ आपका एक तो है कि आपका जहाँ पे हम लोग पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 4 देखते हैं, उसी के भीतर बिल्कुल ये FRSR का पार्ट है। FRSR आपको पूरा पढ़ने के लिए बोला गया। और FRSR का टोटल कितना पार्ट है कोई बताइएगा? FRSR में, FRSR में टोटल कितना पार्ट है? हम लोगों का लीव रूल जब खत्म हो जाएगा ना, इसके बाद हम लोग FRSR भी शुरू करेंगे। कुंडू जी 3 पार्ट नहीं है, FRSR का टोटल 4 पार्ट है। वेरी गुड अग्निप जी, सुमंतो, सत्येंद्र, दीपंकर, वेरी गुड। अच्छा बताइए, इसके भीतर पार्ट 1 हम लोगों को क्या बताता है? FRSR का, FRSR का पार्ट 1 हम लोगों को क्या बताता है? FRSR का पार्ट 1 हम लोगों को बताता है जनरल रूल्स, बिल्कुल पार्ट 1 बताता है जनरल रूल्स। FRSR का पार्ट 2 हम लोगों को बताता है, क्या बताता है बताइए?
टीए रूल्स, बिल्कुल एफआरएसआर का पार्ट 2 हम लोगों को बताता है टीए रूल्स, और एफआरएसआर का पार्ट 3 ये हम लोगों को बताता है लीब रूल, है ना, सीसीएस लीब रूल 1972, इट इज़ अ पार्ट ऑफ एफआरएसआर पार्ट 3, है ना, एफआरएसआर का पार्ट 3 का ये पार्ट है। अच्छा, पार्ट 4 में क्या बताया गया था, तो डीए, एचआरए, है ना, डीआर, ये सारा चीज़ आपका बताया गया है। चलिए, तो ये हमारा पार्ट ही है, क्योंकि एफआरएसआर हमको पढ़ना है, जो जिसके अंदर में सीसीएस लीब रूल 1972 आता है। अब यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे एक टर्म यूज़ किया गया सीसीएस। सीसीएस क्या होता है, सेंट्रल सिविल सर्विस, है ना। तो सेंट्रल सिविल सर्विस, अब यहाँ पे आपसे सवाल पूछा जाता है कि 3 प्रकार का सर्विस हम लोगों का है, क्या क्या है, कोई बताइएगा। 3 प्रकार का सर्विस हम लोगों का है, वो क्या क्या है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सर्विसेज, है ना, क्या क्या है, एआईएस, सीसीएस और जीसीएस, ऑल इंडिया सर्विस, सेंट्रल सिविल सर्विस और जनरल सेंट्रल सर्विस। अब हम लोग कौन सा कैटेगरी में आता है बताइए, हम लोग कौन सा कैटेगरी में आते हैं, वी आर जीसीएस, बिल्कुल याद रखना है, हम लोग कौन सा कैटेगरी में आते हैं, तो हम लोग जीसीएस के भीतर आते हैं। कहाँ पे बताया गया, तो सीसीएस, सीसीए रूल अगर हम देखेंगे, उसका रूल कितना था, रूल नंबर, जीसीएस के बारे में रूल 7 में बताया गया था जीसीएस के बारे में, है ना, जनरल सेंट्रल सर्विस, अर्थात शेड्यूल में जो लोगों का उल्लेख नहीं है वो सारा आ जाता है जीसीएस के भीतर, है ना। और जीसीएस और सीसीएस दोनों के लिए सेम रूल लागू है, जिस कारण से बीइंग ए जीसीएस जनरल सेंट्रल सर्विस का होल्डर होते हुए भी हम लोग सीसीएस लीब रूल ही पढ़ते हैं, जो हमारे लिए बनाया गया, सीसीएस लीब रूल 1972। अब इस पूरे रूल को अगर हम देखते हैं तो इस टोटल रूल में आपको 7 चैप्टर मिलेगा, 2 शेड्यूल मिलेगा और 4 अपेंडिक्स मिलेगा, जिसके अलावा आप अगर देखते हैं टोटल 66 रूल इसके भीतर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। टोटल 7 चैप्टर, 2 शेड्यूल और 4 अपेंडिक्स, 7 चैप्टर, 2 शेड्यूल और 4 अपेंडिक्स। इसका शेड्यूल जो 2 है ना, ये खतरनाक इम्पोर्टेंट है। 2 जो शेड्यूल है इसका आपके एग्जाम पे कभी भी पूछा जा सकता है। तो पहले हम लोग इसी 2 भाई बहन को देख लेते हैं, क्या क्या है। तो देखिए, पहले बोला गया फर्स्ट शेड्यूल में क्या बताया गया, तो फर्स्ट शेड्यूल हमको बताता है ऑथोरिटी कंपिटेंट टू ग्रांट लीव। कौन सा वो अथॉरिटी होंगे जो हमारा लीव को सैंक्शन करेंगे, लीव को ग्रांट करेंगे, इसके बारे में कहाँ पे बताया गया, शेड्यूल 1 में बताया गया, इसको याद रखना है, भूलना नहीं है। फिर आता है फॉर्म्स, कि कौन सा फॉर्म से हम लोग अप्लाई करेंगे, जैसे SR1 तो कहाँ से मिलेगा, फॉर्म कौन सा है, तो कहाँ पे मिलेगा, तो बोला गया सारा फॉर्म जो है, लीव अकाउंट वगैरह कहाँ मेंटेन होगा, ये सारा फॉर्म कहाँ पे रखा गया, तो ये सेकेंड शेड्यूल में रखा गया। तो ये दोनों शेड्यूल हमको याद रखना है, कि फर्स्ट शेड्यूल जहाँ पे बोला गया अथॉरिटी कंपिटेंट टू ग्रांट लीव, और सेकेंड शेड्यूल जहाँ पे बोला गया कौन सा फॉर्म या कौन सा फॉर्मेट यूज़ किया जाएगा हम लोगों के द्वारा, ठीक है। अब ये गया 2 शेड्यूल। अब चैप्टर 5-7 हमारा क्या क्या है, तो पहला चैप्टर हम लोगों को बताता है प्रिलिमिनरी, जिसके भीतर टोटल 6 रूल है, 1 से लेके 6 तक रूल जो है, इट कम्स अंडर द प्रिलिमिनरी पोर्शन। इसके भीतर अगर हम इसको देखने का प्रयास करें कि प्रिलिमिनरी के भीतर क्या क्या है, तो आपको मिलेगा प्रिलिमिनरी के भीतर बताया गया कि शॉर्ट टाइटल क्या है इस रूल का, है ना, कमेंसमेंट कब से ये रूल लागू हुआ, कहाँ पे इसका एप्लीकेबिलिटी, कहाँ कहाँ ये रूल एप्लीकेबल है, फिर आपका आ जाएगा डेफिनेशन, है ना, कुछ सर्टेन टर्म को यहाँ पे डिफाइन किया गया। फिर आपका आएगा कि गवर्नमेंट सर्वेंट जिसका टेम्पोररी ट्रांसफ़र हुआ है, कहाँ पे, आपका फॉरेन में, फॉरेन सर्विस में, या फिर किसी दूसरे डिपार्टमेंट में, मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट में वो डेपुटेशन में गया है, तो उन लोगों के लिए क्या प्रोविज़न रहेगा, ये बताया गया रूल 4 में। फिर रूल 5 जब हम लोग देखेंगे, तो किसी दूसरे डिपार्टमेंट से मेरे पास अगर कोई आता है डेपुटेशन में, है ना, डेपुटेशन में मान लीजिए मेरे पास आया, या फिर किसी का परमानेंटली मेरे पास ट्रांसफ़र हो गया, तो उनको कैसे ट्रीट करेंगे, ये बताता है रूल 5 में। और रूल 6 में क्या बताया गया, अगर किसी का टेम्पोररी आपका मान लीजिए ट्रांसफ़र हो जाता है, किसी का ट्रांसफ़र हो जाता है इंडस्ट्रियल स्टैब्लिशमेंट में, तो आपका ये चैप्टर 1 के भीतर जो प्रिलिमिनरी है, तो यहाँ पे ये 6 रूल आपका बताया गया है, ठीक है। यहाँ से रूल नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं,
अगर पूछा जाएगा तो कौन सा वाला पूछा जा सकता है, तो डेफिनेशन वाला जो है ये पूछा जाने का बहुत तगड़ा चांस है ना, सबसे ज़्यादा चांस रहता है डेफिनेशन के बारे में पूछा जाने का। तो हम लोग क्या देखें अभी अभी, डेफिनेशन को कौन सा रूल में बताया गया, पब्लिक चैट में बताइए। इन विच रूल द डेफिनेशन या फिर द डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ CCS लीव रूल जो है वो कौन सा रूल में बताया गया। रंजना जी एक में नहीं है, चैप्टर 1 है, रूल नंबर क्या है, रूल नंबर 3 है, चैप्टर 1 है, रूल नंबर 3 है, याद रखना है ना। डेफिनेशन हम पूछे हैं शशि रेखा जी कि डेफिनेशन कहाँ पे बताया गया, डेफिनेशन कौन सा रूल में बताया गया, हम चैप्टर नहीं पूछे। चैप्टर तो एक है बिल्कुल, चैप्टर 1 1 से लेके 6 तक फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 1 रूल नंबर 3, चैप्टर 1 रूल नंबर 3। देखिए हम इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर रूल जब देखिएगा, जैसे CCS आप CCA रूल देख लीजिए, CCS कंडक्ट रूल देख लीजिए, तो CCS कंडक्ट रूल में कहाँ पे आपका डेफिनेशन बताया गया, CCS कंडक्ट रूल में रूल 2 में आपका डेफिनेशन बताया गया। इस प्रकार से ज़्यादातर रूल वगैरह जब हम देखते हैं तो बहुत जगह पे ऐसा रहता है कि रूल 2 जो होता है वो डेफिनेशन होता है, पर CCS लीव रूल में आपका रूल 3 जो है वहाँ पे आपका डेफिनेशन बोला गया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, पहला रूल क्या था CCS लीव रूल का, पहला रूल क्या था एक बार पब्लिक चैट में हमको बताइए। अभी अभी हम आप लोगों को बताए हुए थे, पहला वाला रूल क्या था, याद है किसी को? खाली शॉर्ट टाइटल नहीं है, शॉर्ट टाइटल के साथ एक और चीज़ भी बताया गया, शॉर्ट टाइटल तो है। देखिए आपको कैसे सवाल पूछेगा, आपको पूछेगा द रूल नंबर 1 ऑफ CCS लीव रूल टेल्स अस अबाउट, ऑप्शन ए शॉर्ट टाइटल, ऑप्शन बी शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, ऑप्शन सी शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो क्या आंसर हो जाएगा, शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट जो है। वेरी गुड रंजना जी, अग्निप जी, ये बताया गया हमारा CCS लीव रूल का पहला रूल है। ठीक है, रूल नंबर 2 में क्या बताया गया, तो वहाँ पे बताया गया एप्लीकेबिलिटी, है ना। चलिए एक एक करके हम लोग इस रूल को देखेंगे, फिर आता है हम लोग चैप्टर 1 मान लीजिए। चलिए पहले हम लोग चैप्टर 1 को देख लेते हैं, फिर जाके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा अब आते हैं हम लोग रूल नंबर 1, क्या बोला गया, शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, क्या बोला गया, इस रूल को, दिस रूल में बी कॉल्ड एज CCS लीव रूल 1972। तो इसका फुल फॉर्म क्या रहेगा, सेंट्रल सिविल सर्विसेज, यानी कि शॉर्ट टाइटल सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल 1972। सवाल इंपॉर्टेंट होता है ये वाला कि फ्रॉम विच डेट दिस रूल हैज़ केम इनटू फोर्स, कब से ये रूल जो है हमारा लागू हुआ है, तो ये डेट याद रखिएगा 1 जून 1972। पब्लिक चैट में एक बार बता दीजिए, CCS लीव रूल केम इनटू फोर्स फ्रॉम विच डेट, कब से ये लागू हुआ था, CCS लीव रूल केम इनटू फोर्स फ्रॉम विच डेट, 1 जून 1972, बिल्कुल 1 जून 1972। ठीक है, अब आते हैं हम लोग रूल 2 में। रूल 2 में क्या बताया गया, तो रूल 2 हमको बताता है एप्लीकेशन, अर्थात यहाँ पे बोला गया दिस रूल इज एप्लीकेबल ऑन होम और दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल होम, किसके किसके ऊपर लागू होगा, किसके किसके ऊपर लागू नहीं होगा। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स अपॉइंटेड टू सिविल सर्विसेज एंड पोस्ट। तो डिफरेंट सिविल सर्विस हमारा जो है, सिविल पोस्ट हमारा जो है, उसका जो होल्डर है ना, जो हु हैव बीन अपॉइंटेड फॉर इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ यूनियन, जिसका अपॉइंटमेंट किसके लिए हुआ, यूनियन जो है हमारा देश को, इंडिया को बोला जाता है एक यूनियन, तो है ना, तो हमारे देश के अफेयर्स के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के अफेयर्स के लिए जिनको अपॉइंट किया गया, उस सर्विस और उस पोस्ट के ऊपर ये रूल लागू होगा। अब आपके मन में कभी कभी एक हमारे सवाल आता है कि भाई पोस्ट और सर्विस, इन दोनों के भीतर अंतर क्या है, पोस्ट एंड सर्विस, इन दोनों के भीतर अंतर क्या है। तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो कि सर्विस इज ए कलेक्शन ऑफ पोस्ट, सर्विस जो है ये डिफरेंट पोस्ट का एक कलेक्शन है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग PS ग्रुप बी, PS ग्रुप बी जो हमारा ये सर्विस हुआ, है ना। अब इसके भीतर कौन सा आता है ग्रुप बी सर्विस के भीतर, PS ग्रुप बी सर्विस के भीतर, तो इसके भीतर मान लीजिए असिस्टेंट डायरेक्टर आते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर आते हैं, फिर मान लीजिए SPOs आते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस, SRMs वगैरह आते हैं, है ना। इस प्रकार से देखिए, फिर
सीनियर पोस्ट मास्टर आते हैं, है ना, सीनियर पोस्ट मास्टर आते हैं। तो देखिए ये असिस्टेंट डायरेक्टर एक पोस्ट हुआ, सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस एक पोस्ट हुआ, एसआरएम एक पोस्ट हुआ, सीनियर पोस्ट मास्टर एक पोस्ट हुआ, और ये 3-4 पोस्ट का जो कलेक्शन है, कोलेबोरेशन है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं सर्विस। तो जो भी एम्प्लॉय आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्विस और पोस्ट के साथ संबंधित होंगे, जुड़े होंगे, अर्थात यूनियन के अफेयर्स के साथ कनेक्टेड होंगे, ये रूल उनके ऊपर लागू होगा, प्रभावी होगा। अब लागू होगा किसके किसके ऊपर नहीं, तो बोला गया ये रूल, दिस रूल विल नॉट बी एप्लीकेबल वन, ये दो ऑप्शन तो सभी लोग जानते हैं, ऑल इंडिया सर्विस वाला और रेलवे वाला। सारा रूल, जो भी रूल है, सब रूल में ये बात बताया जाता है कि रेलवे के ऊपर लागू नहीं होगा, ऑल इंडिया सर्विसेज के ऊपर लागू नहीं होगा, है ना। प्रेसिडेंट के द्वारा अगर किसी स्पेशल किसी भी पर्टिकुलर पोस्ट को, सर्विसेज को इसके बाहर रखा गया, उसके ऊपर भी लागू नहीं होगा। पर ये लास्ट वाला क्लॉज जो है हमारा यहाँ पे लीव रूल में अलग से इसको प्रिसाइज नहीं किया गया, ठीक है। हालांकि ये बात तो सेम है, एप्लीकेबल उनके ऊपर भी नहीं होता है। अगर प्रेसिडेंट किसी को मना करेगा तो लिखा हुआ हो या ना हो वो बात भी सही है ना। पर यहाँ पे ये 2-3-4 चीज़ जो हमको बताया गया, यहाँ से याद रखना है। आपको अगर सवाल पूछेगा तो ये नॉट एप्लीकेबल बोल के ही पूछेगा कि भाई कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा, तो आपको ध्यान देना है। नंबर 1, रेलवे के ऊपर लागू नहीं होगा। फिर बोला गया जो भी कैजुअल लेबर्स है, डेली रेटेड एम्प्लॉयमेंट है ना, कैजुअल और डेली रेटेड एम्प्लॉयमेंट जो है, इनके ऊपर भी हमारा ये लीव रूल जो है लागू नहीं होगा। जो व्यक्ति का, जो पर्सन का पेमेंट जो हो रहा है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से हो रहा है, उनके ऊपर ये रूल लागू नहीं होगा। इंडस्ट्रियल स्टैब्लिशमेंट वाला जो है उनके ऊपर ये रूल लागू नहीं होगा। डिफरेंट वर्क चार्ज स्टैब्लिशमेंट है, उसके ऊपर भी ये रूल प्रभावी नहीं होगा। फिर बोला गया कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है who have been recruited locally in any foreign mission, फॉरेन में डिफरेंट मिशन होता है, चाहे वो डिप्लोमेटिक हो, कंसुलर हो या फिर कोई दूसरा हो। तो फॉरेन कंट्री में हम लोग लोकली रिक्रूट, वहाँ पे अगर कुछ हुआ, जैसे मान लीजिए हम लोग देखें ना, एक था टाइगर, फॉरेन में गया और वहाँ पे जाके कुछ रिक्रूटमेंट किया गया। तो इस प्रकार का जो भी रिक्रूटमेंट फॉरेन कंट्रीज़ में होगा, उसके ऊपर ये रूल हमारा लागू नहीं होगा। फिर क्या बोला गया, पर्सन एम्प्लॉयड ऑन कॉन्ट्रैक्ट, अगर किसी व्यक्ति का एम्प्लॉयमेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर, अनलेस some provisions is there that this rule will be applicable on the contractual person also, इस प्रकार का अगर कोई प्रोविजन अलग से उस कॉन्ट्रैक्ट पे उल्लेख ना किया गया हो, तो नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर जो भी पर्सन का अपॉइंटमेंट होगा उनके ऊपर भी ये रूल लागू नहीं होगा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट वाला, देखिए, ऑन डिपुटेशन फ्रॉम ए स्टेट गवर्नमेंट और अदर सोर्स, अगर कोई व्यक्ति स्टेट गवर्नमेंट से या फिर किसी दूसरे सोर्स से हमारे पास आता है जॉब करने के लिए, तो क्या हुआ, इसको हम लोग याद रखेंगे, अदर से लेके सेंट्रल गवर्नमेंट। तो दूसरा किसी जगह पे काम करता था और वहाँ से कहाँ पे आया, हमारे पास आया, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आया। तो बोला जा रहा है ऐसा केस में अगर कोई दूसरे डिपार्टमेंट से आप मेरे पास टेम्पोररी ट्रांसफ़र लेके आए हो या फिर मान लीजिए डिपुटेशन में आए हुए हो, तो भाई आप पहले जहाँ पे काम करते थे वहाँ पे आपके ऊपर जो रूल लागू होता था वही रूल लागू होगा। हम आपके ऊपर सीसीए रूल जो है ये लागू नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये बात भी यहाँ पे हमारा बताया गया है, ठीक है। तो याद रखेंगे, रेलवे, कैजुअल, डेली रेटेड एम्प्लॉयमेंट, कंटीजेंसी, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट, ऑल इंडिया सर्विस, लोकल रिक्रूटमेंट इन फॉरेन कंट्रीज, फिर पर्सन एम्प्लॉयड ऑन कॉन्ट्रैक्ट अनलेस otherwise mentioned in contract or on deputation from state government or other service to central government for a limited period, तो इनके ऊपर भी ये रूल लागू नहीं होगा। तो रूल नंबर 1 हम लोग देखे शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट, और रूल नंबर 2 हम लोग देखे एप्लीकेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ तक क्लियर है? किसी का कुछ डाउट रहेगा तो पब्लिक चैट में आप बता सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, आगे आते हैं रूल 3, जहाँ पे हमको बोला गया, हमको डिफाइन किया गया आपका डेफिनेशन पोर्शन जो है वो आपका यहाँ पे बताया गया है रूल 3 में।
और इसमें टोटल 13 डेफिनेशन दिया गया है। आप अगर देखिएगा ए से लेके एम तक, तो नॉर्मली इसका नंबर याद रखना मुश्किल हो जाता है, तो हम लोग इसके प्रति ध्यान नहीं देंगे। एक आध गो डेफिनेशन जो है उसको आप याद रख सकते हो, ज़्यादातर याद रखने का कोई आवश्यकता नहीं है। अब क्या क्या बताया गया, कंसेप्ट को समझ लीजिए, बाकी चीज़ का ज़रूरत नहीं रहेगा। एडमिनिस्ट्रेटर क्या बताता है, तो बोला जा रहा है एडमिनिस्ट्रेटर मीन्स एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटोरी। ये याद रखना है, एडमिनिस्ट्रेटर मतलब एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटोरी। सवाल कैसे पूछेगा आपसे कि द टर्म विच इज एडमिनिस्ट्रेटर डिफाइंड इन सीसीए रूल, सीसीएस लीव रूल, है ना, मीन्स ऑप्शन ए एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ, ऑप्शन ए यूनियन टेरिटोरी, ऑप्शन बी स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन सी सेंट्रल गवर्नमेंट और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो हमको याद रखना है एंड वर्क चार्ज स्टैब्लिशमेंट को यहाँ से मना किया गया है, ठीक है। तो वर्क चार्ज के भीतर पेंशनरी बेनिफिट वो वाला बात हमारा टेम्पोररी सर्विस रूल जब हम लोग देखे थे ना शुभेंदु जी, तो वहाँ पे आपका बताया गया था कि वर्क चार्ज स्टैब्लिशमेंट में जो पेंशनरी बेनिफिट अवेल करेगा उसके ऊपर टेम्पोररी सर्विस रूल जो है वो लागू होता था, और अगर कोई अवेल नहीं करेगा तो टेम्पोररी सर्विस रूल लागू नहीं होगा। लीव रूल में अलग से इसको डिफाइन नहीं किया गया, खाली वर्क चार्ज स्टैब्लिशमेंट ही बताया गया। तो भले ही वो पेंशनरी बेनिफिट अवेल करे या फिर ना करे, ये मैटर डिपेंड नहीं करेगा, वर्क चार्ज स्टैब्लिशमेंट से है तो ये सीसीएस लीव रूल जो है उनके ऊपर आपका एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। एक मिनट प्लीज वेट करिए। चलिए तो स्टार्ट करें हम लोग। आवाज सुनाई दे रहा है ना? एक बार कंफर्म करिए मेरा आवाज़ सही से सुनाई दे रहा है कि नहीं। चलिए तो पहला वाला सवाल हम लोगों का क्लियर है कि आपसे अगर सवाल पूछा जाएगा कि एडमिनिस्ट्रेटर मतलब क्या है, तो एक बार बता दीजिए एडमिनिस्ट्रेटर में क्या होगा। एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो क्या आ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी। वेरी गुड अग्निव जी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब डिफाइन किया गया ऑडिट ऑफिसर। तो यहाँ पे आपका बोला गया ऑडिट ऑफिसर का मतलब होता है अकाउंट्स एंड ऑडिट ऑफिसर, अकाउंट्स एंड ऑडिट ऑफिसर। तो आपसे सवाल पूछ सकता है कि ऑडिट ऑफिसर मीन्स, ऑप्शन ए ऑडिट ऑफिसर, ऑप्शन बी अकाउंट्स ऑफिसर, सी ऑप्शन सी अकाउंट्स एंड ऑडिट ऑफिसर। तो आपको याद रखना है ऑडिट ऑफिसर का मतलब अकाउंट्स एंड ऑडिट ऑफिसर, इसको बोला जाएगा यहाँ पे ऑडिट ऑफिसर। अब आते हैं नंबर 3 डेफिनेशन जो बताया गया, ऑथोरिटी कंपिटेंट टू ग्रांट लीव, ऑथोरिटी कंपिटेंट टू ग्रांट लीव। अब यहाँ पे ना एक चीज़ बहुत अच्छा है कि यहाँ पे जो डेफिनेशन दिया गया सारा डिक्शनरी के ऑर्डर में, अर्थात अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, है ना। देखिए पहले बताया गया एडमिनिस्ट्रेटर, फिर ऑडिट ऑफिसर, फिर ऑथोरिटी टू कंपिटेंट टू ग्रांट लीव, फिर सी से आया कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस, है ना। इस तरीके से सीरियल वाइज हमारा बताया गया है। अब आते हैं हम लोग ऑथोरिटी कंपिटेंट टू ग्रांट लीव। तो यहाँ पे क्या बोला गया, तो बोला गया जो भी ऑथोरिटी हमारे फर्स्ट शेड्यूल में स्पेसिफाई किया गया और कंपिटेंट है हमारा लीव सैंक्शन के लिए, तो उनको हम क्या बोलेंगे, अथॉरिटी कंपिटेंट टू ग्रांट लीव। तो यहाँ से आपको बस एक ही बात याद रखना है, फर्स्ट शेड्यूल। सवाल अगर आपसे पूछेगा तो बोला जाएगा कि कौन सा शेड्यूल में बताया गया द ऑथोरिटी अबाउट द ऑथोरिटी कंपिटेंट टू ग्रांट लीव, इन विच शेड्यूल द ऑथोरिटी कंपिटेंट टू ग्रांट लीव हैज बीन मेंशन। तो याद रखना है इसके बारे में कहाँ पे बताया गया, फर्स्ट शेड्यूल में, कि ऑथोरिटी कौन होगा कंपिटेंट लीव ग्रांट करने के लिए, फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया। अब आता है कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। अब आते हैं हम लोग कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस, बिल्कुल फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी के बारे में, एलएसए लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी के बारे में। अब आते हैं कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। अब कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस या फिर कंटिन्यूअस सर्विस, है ना, इसको कैसे क्या बताया गया, तो बोला गया कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो पीरियड अपना ड्यूटी में बिताया, जो पीरियड वो छुट्टी में बिताया, इंक्लूडिंग जो पीरियड वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव में था, ये तीनों को कैलकुलेट किया जाएगा, काउंट किया जाएगा
कब? व्हाइल वी आर कंप्यूटिंग द कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस, कितना साल का सर्विस हुआ ये कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ड्यूटी को भी ट्रीट करेंगे, लीव को भी लेंगे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव को भी लेंगे। तो आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि जैसे आपके इस प्रकार से हम लोगों से सवाल पूछा जा सकता है कि जब किसी का कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस कैलकुलेट किया जाता है, इसके भीतर कौन सा वो आइटम है जिसको हम लोग इंक्लूड करते हैं। ऑप्शन ए आपका मान लीजिए दे दिया पीरियड स्पेंट ऑन ड्यूटी, पीरियड स्पेंड ऑन ड्यूटी। ऑप्शन बी पीरियड ऑन लीव, जिसमें वो लीव अवेल किया है ना, द गवर्नमेंट सर्वेंट अवेल्ड लीव। और तीसरा दे दिया गवर्नमेंट सर्वेंट जिस पीरियड में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में था। तो हम लोग याद रखेंगे ड्यूटी, लीव, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, ये तीनों को हम लेते हैं टू कैलकुलेट द कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सीसीएस लीव रूल। अब आते हैं हम लोग फॉरेन सर्विस। याद रहेगा ये कि देखिए यहाँ पे आपका ये सारा चीज़ बताया गया, पर यहाँ पे आपको याद रखना है डायजनोन जो है, नॉट डायजनोन, डायजनोन का पीरियड जो है उसको कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस के भीतर लिया नहीं जाएगा। ड्यूटी तो आ जाएगा, लीव तो आ जाएगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव आ जाएगा, पर डायजनोन का पीरियड जो है वो इसके भीतर आपका नहीं आएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग फॉरेन सर्विस। यहाँ पे डिफाइन किया गया फॉरेन सर्विस को, क्या बोला गया? गवर्नमेंट सर्वेंट जिसको सैलरी मिल रहा है, गवर्नमेंट सर्वेंट हु रिसीव्स पे फ्रॉम एनी सोर्स अदर देन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरी। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, स्टेट गवर्नमेंट और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूनियन टेरिटोरी, इन तीनों को छोड़ के अगर गवर्नमेंट का अप्रूवल लेते हुए किसी भी व्यक्ति का पेमेंट किसी दूसरे सोर्स से किया जाता है, उस व्यक्ति को बोला जाता है ही इज इन फॉरेन सर्विस। याद रहेगा, फॉरेन सर्विस का मतलब जहां पे सैलरी मिल रहा है विथ अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट बट नॉट फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, आपका स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी, इसके बाहर से अगर सैलरी मिलता है तो वो बोला जाएगा फॉरेन सर्विस है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग फॉर्म। यहाँ पे डिफाइन किया गया फॉर्म को, है ना। तो क्या बोला गया? फॉर्म कहाँ पे है? तो भाई सेकेंड शेड्यूल में है। फॉर्म सारा कहाँ पे है? सेकेंड शेड्यूल में है, ठीक है। अब आता है क्वासी परमानेंट एम्प्लॉई, इसको भी यहाँ पे डिफाइन किया गया, क्वासी परमानेंट एम्प्लॉई। 3 IQ हम इसलिए लिखे हैं, 3 नंबर रूल है और उसके आई में 3I में क्वासी परमानेंट एम्प्लॉय बताया गया, 3IQ, ठीक है। अब क्या क्या बोला गया? क्वासी परमानेंट एम्प्लॉय को डिक्लेयर कौन करता है कि ये व्यक्ति जो है ना क्वासी परमानेंट है? तो याद रखना है यूपीएससी। यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है वेदर ए पर्सन इज क्वासी परमानेंट और नॉट। अब क्या बोला जाता है? क्वासी परमानेंट वाला सर्विस जो होता है इट कम्स अंडर मिनिस्ट्रियल सर्विस। मिनिस्ट्रियल सर्विस क्या होता है, कोई बताइएगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव को आपका लीव पीरियड के लिए लिया जाएगा, कुंडू जी आपका लीव पीरियड के लिए लिया जाएगा, ठीक है। लीव कैलकुलेशन जब होता है तो उस दौरान आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में कोई व्यक्ति जो पीरियड बिताया है उसको भी आपका लिया जाएगा। अब बताइए मिनिस्ट्रियल सर्वेंट क्या होता है, किसी को पता है? मिनिस्ट्रियल सर्वेंट क्या होता है? तो मिनिस्ट्रियल सर्वेंट को याद रखिए, जो व्यक्ति आपका फाइल प्रोसेसिंग शुरू कर सकता है ना। कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए जैसे एक ऑफिस असिस्टेंट है, कोई भी एक व्यक्ति है जो आपका ऑफिस असिस्टेंट है, तो वो ऑफिस असिस्टेंट क्या कर सकता है? फाइल को इनिशिएट कर सकता है। तो कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो फाइल को इनिशिएट कर सकता है उसको बोला जाता है मिनिस्ट्रियल सर्विस। जैसे मान लीजिए आपका ऑफिस असिस्टेंट है, सर्किल ऑफिस में, रीजन ऑफिस में काम करता है, तो वो क्या करता है? एक फाइल को इनिशिएट करता है, नोटिंग वगैरह बनाता है, नोटिंग बनाने के बाद उसको पुटअप करता है हायर अथॉरिटी के पास, है ना। तो जो फाइल पुटअप कर सकता है उसको बोला जाता है मिनिस्ट्रियल सर्वेंट, ठीक है। जैसे हमारा मान लीजिए आईपी एएसपी, वो भी मिनिस्ट्रियल सर्वेंट के भीतर आता है, पर सुपरिटेंडेंट जो है वो मिनिस्ट्रियल सर्वेंट के भीतर नहीं आते हैं, क्योंकि सुपरिटेंडेंट
कभी खुद से फाइल फाइल पुटअप नहीं करता है। सुपरिंटेंडेंट के पास हमेशा कोई ना कोई आपका फाइल लेके जाता है, पुटअप करता है। तो याद रखिएगा, मिनिस्ट्रियल सर्विस मतलब जहाँ पे वो व्यक्ति फाइल पुटअप कर सकता है, उस सर्विस को, उस पोस्ट को आपका बोला जाता है मिनिस्ट्रियल। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आगे, जो बताया जा रहा है कि क्वासी परमानेंट एम्प्लॉय जो है, इसको भी बोला गया ये एक मिनिस्ट्रियल सर्विस है। डिक्लेयर किया जाता है किसके द्वारा, तो यूपीएससी के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है। अब क्या बोला गया, इसका एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है ना, जब हम लोग टेम्पोररी सर्विस रूल देखे थे तो उसके भीतर भी देखे थे कि बोला जा रहा था वैकेंसी इज एक्सपेक्टेड टू बिकम परमानेंट। कोई एक पर्टिकुलर जगह पे एक पोस्ट जो है वैकेंट है और इट इज एक्सपेक्टेड दैट दिस विल बिकम परमानेंट, है ना, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 years, बट इट इज नॉट कन्फर्म्ड। ये गारंटेड नहीं है कि परमानेंट होगा या नहीं होगा। तो जो सर्विस ऐसा है जिसको यूपीएससी के द्वारा डिक्लेयर किया गया, जो मिनिस्ट्रियल सर्विस है और जिसका वैकेंसी इज एक्सपेक्टेड टू बिकम परमानेंट बट इट इज नॉट कन्फर्म, ये गारंटेड नहीं है, ये कन्फर्म्ड नहीं है कि वो आपका परमानेंट होगा ही होगा, है ना, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 3 years, तो बोला जा रहा है उसको आपका क्वासी परमानेंट घोषित किया जाता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना है, 3 साल के बाद अगर आपका ये कन्फर्म नहीं होता है तो उसको क्वासी परमानेंट किया जाता था। हम लोग जैसे देखे हुए थे कि बॉयज़ सर्विस, है ना, हम लोग देखे हुए थे ना, बॉयज़ सर्विस जो था उसको भी ये 3 साल कैलकुलेशन करने के लिए उसके भीतर भी काउंट किया जाता था। बॉयज़ सर्विस मतलब सर्विसेज बिलो द एज ऑफ 18, उसको भी क्वासी परमानेंट सर्विस काउंट करने के लिए आपका अकाउंट में लिया जाता है। अब यहाँ पे डिफाइन किया गया गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन परमानेंट एम्प्लॉयमेंट। तो एक तो बताया गया कि क्वासी परमानेंट, क्वासी गवर्नमेंट सर्वेंट क्या होता है ना। फिर आपका यहाँ पे डिफाइन किया गया गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन परमानेंट एम्प्लॉयमेंट, ये क्या होता है, इसको भी आपका डिफाइन किया गया। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, देखिए बोला जा रहा है ऑफिसर हु होल्ड्स सब्सटेंटिवली ए परमानेंट पोस्ट। तो सब्सटेंटिवली कोई भी परमानेंट पोस्ट को अगर कोई व्यक्ति होल्ड करता है तो उसको बोला जाता है कि भाई वो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट में है। या फिर कोई भी परमानेंट पोस्ट को अगर कोई व्यक्ति होल्ड कर रहा है बट प्रोविजनल बेसिस पे, जैसे मान लीजिए पोस्टल असिस्टेंट का आपका अपॉइंटमेंट हुआ, अब अपॉइंटमेंट जहाँ पे हुआ वो पोस्ट जो है वो एक परमानेंट पोस्ट है, पर ये व्यक्ति जो है ये सब्सटेंटिव पोस्ट में नहीं है, ये क्या है, ये आपका प्रोविजनल बेसिस पे है ना। तो पोस्ट तो जो है गारंटेड है, कंफर्म्ड है, परमानेंट है, यानी कि सब्सटेंटिव है, बट उनका अपॉइंटमेंट जो है वो प्रोविजनल है। क्यों, क्योंकि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 years, आफ्टर कंप्लीटिंग द इंडक्शन ट्रेनिंग, उसके बाद वो आपका परमानेंट होगा। तो परमानेंट होने से पहले वो क्या रहता है, प्रोविजनल रहता है। तो बोला जा रहा है ऐसा पोस्ट को भी आपका परमानेंट के भीतर लिया जाता है। फिर बोला जा रहा है कोई भी ऐसा पोस्ट, है ना, जहाँ पे कोई व्यक्ति लियन होल्ड करता है, कोई भी ऐसा पोस्ट जहाँ पे कोई गवर्नमेंट सर्वेंट, कोई भी व्यक्ति आपका उसका लियन है या फिर सस्पेंडेड लियन है, तो उसको बोला जाता है परमानेंट एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट सर्वेंट परमानेंट एम्प्लॉयमेंट में कब माना जाएगा, अगर कोई सब्सटेंटिवली किसी परमानेंट पोस्ट को होल्ड कर रहा है, अगर प्रोविजनल बेसिस पे किसी परमानेंट पोस्ट को होल्ड कर रहा है, किसी परमानेंट पोस्ट में उसका लियन है, या फिर लियन था, अभी सस्पेंड हो चुका है लियन जो था, पर वो लियन था, तो उसको भी हमारा परमानेंट एम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमारा डिफाइन किया गया है रूल 3 में। अब आते हैं मिलिट्री ऑफिसर। मिलिट्री ऑफिसर के भीतर क्या बोला गया, कमीशन्ड ऑफिसर और जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर, इन दोनों को, अब इसके भीतर बोला गया हायर कमीशन्ड ऑनररी कमीशन्ड ऑफिसर जो है, ये तीनों को लाया गया मिलिट्री ऑफिसर के भीतर। अब इसका एग्जैक्ट जानकारी मेरा है नहीं, अगर आप में से किसी को जानकारी है कि भाई कमीशन्ड ऑफिसर क्या होते हैं तो आप बता सकते हो, कोई बताइएगा कमीशन्ड ऑफिसर क्या होता है। बोला जा रहा है एन ऑफिसर ऑफ कंट्रीज आर्म्ड सर्विसेज हुज रैंक इज कंफर्म्ड बाय ए गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट इन मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग कमीशन ऑफिसर इज द नेवी दोज रैंक रिसाइन। तो एग्जैक्ट तो यहाँ से कुछ हमको पता नहीं चल रहा है,
ऑन सक्सेसफुल ट्रेनिंग कंप्लीशन ऑफ द ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग परमानेंट कमीशन इन द। अच्छा, तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं इसको कि कमीशन्ड ऑफिसर का मतलब क्या होता है कि जिसका ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुका है ना। ट्रेनिंग पीरियड के भीतर वो कमीशन्ड ऑफिसर नहीं रहेंगे, जिसके किसी डॉक्यूमेंट के आधार पे उसका आइडेंटिटी प्रूव किया जाएगा, है ना, उसी को आपका कमीशन्ड ऑफिसर बताया जा रहा है। ऑफिसर ऑफ ए कंट्रीज आर्म्ड सर्विसेज हुज रैंक इज कंफर्म्ड बाय द गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट। तो बेसिकली जब ट्रेनिंग में कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, कमीशन प्राप्त ऑफिसर, कमीशन प्राप्त ऑफिसर का मतलब क्या आप बताइएगा सत्येंद्र जी। ठीक है, जो हमको यहाँ से लगा जिसको रैंक मिल चुका है ना। मान लीजिए आप ट्रेनिंग पे हो, तो ट्रेनिंग में जब है तो आप प्रोबेशनर हैं, है ना। अच्छा, क्या बोला जा रहा है, कमीशन्ड ऑफिसर्स आर अबव लेफ्टिनेंट एंड फ्लाइंग ऑफिसर। चलिए इसको थोड़ा हमको कंफर्म करना रहेगा, आप लोग अगर जानते हैं तो बताइएगा, अदरवाइज मैं कल आप लोगों को इसको थोड़ा सा देख के, या फिर कुछ मेरा एपीएस में मित्र है तो उनसे आपका पास्ट आउट ऑफ द एकेडमिक्स। चलिए इसको एक बार, चलिए इसको आप हम लोग एक बार थोड़ा सा इसको देख लेते हैं अच्छे से। कमीशन आर्मी, अच्छा चलिए, द रैंक ऑफ द कमीशन ऑफिसर इन इंडियन इन असेंडिंग ऑर्डर। अच्छा चलिए, तो बेसिकली हाँ यहाँ पे आपने सही बोला, जितना आपको यहाँ से हम लोगों को दिखाई दे रहा है, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, तो ये सब लोग जो है, ये सारा जो ऑफिसर है, इन लोगों को हम लोग बोल रहे हैं कि कमीशन्ड ऑफिसर। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट एंड अबव जो है, इनको हम लोग कमीशन्ड ऑफिसर के भीतर ट्रीट कर रहे हैं ना। लेफ्टिनेंट भी इंक्लूडेड है रोहन जी, हम लोग जो देख रहे हैं यहाँ पे, लेफ्टिनेंट एंड अबव जो है वो आपका कमीशन ऑफिसर के भीतर कहलाया जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग इसको मान के चलते हैं, लेफ्टिनेंट एंड अबव, है ना। चलिए इसको हम लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे। चलिए पब्लिक चैट में थोड़ा लेफ्टिनेंट बनाना हमको लिख के दिखाइए सब लोग। ये एग्ज़ाम जब हम लोग बचपन में एसएससी वगैरह देते थे, उस टाइम पे ये पूछा जाता था, लेफ्टिनेंट का स्पेलिंग क्या है, लिखिए सब लोग एक बार फटाफट। लाई यू टेन एंड, वेरी गुड, लाई यू टेन एंड, है ना। इसको क्या आता है स्पेलिंग, लाई यू टेन एंड, है ना। बंगला में इसको बोला जाता है मिथ्ये तुम्ही 10 पिपड़े। मिथ्ये मतलब है झूठ, यू मतलब है तुम, टेन मतलब है 10, और एंड मतलब है चिट्ठी, है ना। 10 गो झूठ बोलने वाला चिट्ठी यहाँ पे है, लाई यू टेन एंड, है ना। लाई यू टेन एंड, इसको अगर एक कर देंगे तो ये आ जाएगा लेफ्टिनेंट। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट एंड अबोव, इसी को हम लोग नोट कर लेते हैं, लेफ्टिनेंट एंड अबोव ऑफिसर जो रहते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं कमीशन्ड ऑफिसर। तो बोला जा रहा है मिलिट्री ऑफिसर के भीतर डिफरेंट जो कमीशन्ड ऑफिसर है, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर है, ऑनररी कमीशन्ड ऑफिसर है, तो वो सबको हम लोग मिलिट्री ऑफिसर के भीतर ट्रीट करते हैं। ठीक है, एक मिनट प्लीज़ वेट करिए। हाँ भाई, हेलो, हाँ भाई, अच्छा अच्छा, एक मिनट रुकिए। अच्छा, एक बार कंफर्म करिए आवाज़ मेरा क्लियर है कि नहीं, सुनाई दे रहा है। एक्चुअली बगल में ही मेरा एक दोस्त का बच्चे का जन्मदिन है लग रहा है, और बार बार खाना पीना भेज रहा है। चलिए अब आते हैं हम लोग आगे। अब बताया गया है यहाँ पे, देखिए दूसरा जो डेफिनेशन दिया गया वो है वैकेशन डिपार्टमेंट का। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया गया, वैकेशन डिपार्टमेंट। अब क्या क्या बताया गया देखिए, बोला जा रहा है ए डिपार्टमेंट और ए पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट, तो कोई भी एक डिपार्टमेंट या फिर डिपार्टमेंट का पार्ट जहाँ पे रेगुलर बेसिस पे वैकेशन दिया जाता है, और उस वैकेशन के दौरान जो भी उनका एम्प्लॉय है दे में रिमेन एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी। ठीक है, तो कोई भी डिपार्टमेंट और पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा डिपार्टमेंट छुट्टी रहता है,
डिपार्टमेंट का कुछ पार्ट, कुछ ऑफिस मान लीजिए छुट्टी रहता है, या फिर कुछ स्टैब्लिशमेंट जो मान लीजिए छुट्टी रहता है, तो बोला जा रहा है ये डिपार्टमेंट और पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट जहाँ पे रेगुलर वैकेशन अलाउड है ना, और उस वैकेशन के दौरान जो भी एम्प्लॉय रहेगा दे मे रिमेन एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी, तो उसको बोला जाएगा वैकेशन डिपार्टमेंट। 3 के में इसको डिफाइन किया गया, 3 के भी, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे बोला गया जो एग्जाम पे पूछा भी जा सकता है कि कोई भी ऐसा टर्म जो सीसीएस लीव रूल में यूज़ किया गया पर उसको डिफाइन नहीं किया गया, तो बोला जा रहा है जो भी टर्म सीसीएस लीव रूल में यूज़ है पर डिफाइन नहीं किया गया उसका डेफिनेशन हमको कहाँ मिलेगा, तो हम फंडामेंटल रूल्स एंड सप्लीमेंट्री रूल्स FRSR को अगर देखेंगे तो FRSR में जो डेफिनेशन दिया जाएगा उसी को यहाँ पे लिया जाएगा। क्लियर है? अगर कोई डेफिनेशन लीव रूल में नहीं है तो उसको कहाँ पे डिफाइन किया गया, FRSR में डिफाइन किया गया। अब एक दो सवाल मैं आप लोगों से पूछूंगा जिसका जवाब आपको देना है, ठीक है। बताइए पहला सवाल आपका, कब से सीसीएस लीव रूल जो है लागू हुआ था? सीसीएस लीव रूल कब से लागू हुआ था? पब्लिक चैट में फटाफट 1/6/1972। अच्छा बताइए आपका इंडस्ट्रियल स्टैब्लिशमेंट के ऊपर लीव रूल लागू होगा या नहीं होगा? इंडस्ट्रियल स्टैब्लिशमेंट के ऊपर लागू नहीं होगा। एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब क्या है बताइए? एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब हो गया यूनियन टेरिटोरी का जो एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा वो हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेटर। अच्छा बताइए लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी को कौन सा शेड्यूल में बताया गया? लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी उनका जिक्र कौन सा शेड्यूल में है? शेड्यूल 1 में है। अच्छा बताइए फॉर्म्स, जितना फॉर्म हम लोग यूज़ करते हैं कौन सा शेड्यूल में है? शेड्यूल 2 में है। अच्छा बताइए फॉरेन सर्विस का मतलब क्या है? फॉरेन सर्विस का मतलब जहाँ पे कहाँ से पेमेंट हो रहा है, मतलब कहाँ से पेमेंट ना होने पे हम लोग उसको फॉरेन सर्विस बोलेंगे। अगर किसी का पेमेंट जो है अदर देन कंसोलिडेटेड फंड से होता है तो उसको हम लोग फॉरेन सर्विस बोलेंगे। अच्छा बताइए क्वासी परमानेंट के लिए कितने साल का सर्विस जरूरी होता है? क्वासी परमानेंट होने के लिए कितने साल का सर्विस जरूरी रहता है? क्वासी परमानेंट के लिए 3 साल का सर्विस जरूरी रहता है। कौन डिक्लेयर करता है कि कोई क्वासी परमानेंट है कि नहीं? तो किसके द्वारा वो डिक्लेरेशन होता है? क्वासी परमानेंट जो है इसका डिक्लेरेशन कौन देता है? यूपीएससी डिक्लेरेशन देता है, बिल्कुल। अच्छा बताइए क्वासी परमानेंट ये जो सर्वेंट होता है, एम्प्लॉयमेंट होता है, ये किस प्रकार का सर्विस होते हैं? ये एक मिनिस्ट्रियल होता है, नॉन मिनिस्ट्रियल होता है? तो ये एक मिनिस्ट्रियल याद रखना है, मिनिस्ट्रियल सर्विस होता है। अच्छा बताइए एक और सवाल का जवाब, वैकेशन डिपार्टमेंट किसको बोला जाता है? वैकेशन डिपार्टमेंट किसको बोला जाता है? जहाँ पे रेगुलर बेसिस पे वैकेशन मिलता है ना, वैकेशन मिलता है और उस दौरान लोग आपका छुट्टी में रह सकता है, वैकेशन में रह सकता है। अच्छा मिलिट्री ऑफिसर जो हम लोग देखे, जिसके भीतर हम लोग देखे कमीशन्ड ऑफिसर किसको बोला जाता है? कमीशन्ड ऑफिसर किसको बोला जाएगा? लेफ्टिनेंट एंड एबव को, है ना, लेफ्टिनेंट एंड एबव को हम लोग बोलेंगे कमीशन ऑफिसर। अच्छा कोई डेफिनेशन अगर लीव रूल में नहीं है तो कौन सा डेफिनेशन को मान लिया जाएगा? कोई डेफिनेशन अगर लीव रूल में नहीं है तो FRSR का डेफिनेशन जो है उसको मान लिया जाएगा। अच्छा बताइए लीव रूल में टोटल कितना चैप्टर है? लीव रूल में टोटल कितना चैप्टर है? 6 लिपन जी 7 चैप्टर हम लोग देखें ना, लीव रूल में टोटल 7 चैप्टर है, 66 रूल है। कितना शेड्यूल है बताइए? कितना शेड्यूल है? 2 शेड्यूल है, वेरी गुड, 2 शेड्यूल है। अपेंडिक्स कितना है बताइए? बिल्कुल 4 आपका अपेंडिक्स है। अच्छा इसके भीतर चैप्टर 1 में कितना रूल हम लोग देखें? चैप्टर 1 जो रहेगा इसमें टोटल कितना रूल है? चैप्टर 1 में 1 से लेके 6 रूल हमारा है। अच्छा रूल 1 में हम लोग क्या देखे बताइए? रूल 1 में क्या पता है? देखिए आज वाला पोर्शन हम लोग इतना स्लोली हम इसको डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये वाला पोर्शन ही थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग ये करने वाला है ना, शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, बिल्कुल। अच्छा रूल 2 में क्या बताया गया था बताइए? रूल 2 में क्या बताया गया था? एप्लीकेशन और डेफिनेशन। रूल 2 में क्या था? एप्लीकेशन था, बिल्कुल एप्लीकेशन था रूल 2 में। रूल 3 में क्या था? रूल 3 में हम लोग क्या देखे? डेफिनेशन, वेरी गुड। रूल 3 में हम लोग देखे डेफिनेशन। अब आ जाते हैं हम लोग रूल 4 में, ठीक है।
रूल 4 क्या बताया गया, देखिए बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन टेम्पोररी ट्रांसफर और फॉरेन सर्विस, गवर्नमेंट सर्वेंट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट से किसी दूसरे जगह पे वो फॉरेन सर्विस में आपका गया है या फिर टेम्पोररी ट्रांसफर में गया हुआ है, तो उसके लिए क्या बोला जा रहा है, उसके लिए क्या प्रोविजन है। तो बोला जा रहा है कि कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट अगर टेम्पोररीली उनका ट्रांसफ़र होता है रेलवे में, स्टेट गवर्नमेंट में या फिर फॉरेन सर्विस विद इन इंडिया में, ठीक है। देखिए ध्यान रखिए, ये सवाल पूछ सकता है, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट अगर उनका टेम्पोररी ट्रांसफ़र होता है रेलवे में, स्टेट गवर्नमेंट में या फिर फॉरेन सर्विस विद इन इंडिया में, तो बोला गया उनके ऊपर सीसीएस लीव रूल 1972 विल बी एप्लीकेबल, तो उनके ऊपर ये रूल लागू होगा। अब बोला जा रहा है कि कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट अगर उनका एम्प्लॉयमेंट होता है फॉरेन सर्विस आउटसाइड इंडिया, फॉरेन सर्विस आउटसाइड इंडिया या फिर यूनाइटेड नेशन के कोई एजेंसी में जो इंडिया के भीतर है या फिर बाहर है, तो यहाँ पर डिपेंड करेगा जो टेम्पोररी ट्रांसफ़र हुआ था या फॉरेन सर्विस में वो गया था उसके टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा whether the leave rule will be applicable on him or not। तो सवाल हम लोग यहाँ से क्या क्या देखें, तो हम लोग देखें टेम्पोररी ट्रांसफ़र अगर होता है रेलवे में, स्टेट गवर्नमेंट में और फॉरेन सर्विस विद इन इंडिया में, तो सीसीए रूल विल बी एप्लीकेबल। अगर ट्रांसफ़र होता है फॉरेन सर्विस आउटसाइड इंडिया या फिर यूनाइटेड नेशंस के भीतर, यूनाइटेड नेशन एजेंसी के भीतर विद इन इंडिया और विदाउट मतलब आउटसाइड इंडिया अगर उनका आपका ट्रांसफ़र होता है, तो बोला जा रहा है टेम्पोररी ट्रांसफ़र या फॉरेन सर्विस का कंडीशन इसके ऊपर डिपेंड करेगा ये रूल लागू होगा या नहीं होगा। तो पहला हम लोग याद रखेंगे रूल 4 में क्या बताया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट से आउटसाइडर, 4 में आउटसाइडर, 4 में आउटसाइडर, सेंट्रल गवर्नमेंट से रूल 4 में क्या बताया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट से आउटसाइड में जो लोग गया उसके ऊपर ये रूल लागू होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़े हम लोग, एक बार कंफर्म करिए। चलिए अब आते हैं हम लोग रूल 5। अब देखिए रूल 5 बिल्कुल इसका उल्टा है, अर्थात अदर डिपार्टमेंट से अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है, क्या बोला जा रहा है, ट्रांसफर फ्रॉम सर्विसेज और पोस्ट गवर्न बाय अदर लीव रूल, तो कोई दूसरे लीव रूल के माध्यम से गवर्न हो रहा था, वहाँ से अगर कोई मेरे सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है टेम्पोररी ट्रांसफर पे, तो वहाँ पे क्या होगा, क्या बोला जा रहा है, टेम्पोररी सर्विस फ्रॉम अदर, अदर कोई भी सर्विस से, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का दूसरे जगह से अगर कोई मेरे सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है, तो क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है लीव रूल एप्लीकेबल ऑन हिम बिफोर द ट्रांसफर, ट्रांसफर होने से पहले उनके ऊपर जो लीव रूल लागू था वही उसके ऊपर लागू रहेगा, विल रिमेन एप्लीकेबल ऑन हिम। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट से हमारे पास आया, स्टेट गवर्नमेंट में उनके ऊपर जो रूल लागू हो रहा था वही रूल एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, हम अगर उधार लेते हैं तो भाई वो प्रीवियस वाला जो है उनका ही प्रोविजन चलने देते हैं, मेरे ऊपर यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा। अब बोला जा रहा है अगर किसी का ट्रांसफ़र होता है परमानेंटली, अर्थात सब्सटेंटिवली, वो डिपार्टमेंट में परमानेंटली ज्वाइन कर गया, पहले स्टेट गवर्नमेंट में जॉब करता था, वहाँ से छोड़ा और हमारे यहाँ पे आ गया, ट्रांसफ़र हो गया उनके मेरे यहाँ पे किसी भी तरीके से हो, तो बोला जा रहा है यहाँ पर अगर परमानेंटली या सब्सटेंटिवली वो मेरे पास आता है, तो देखिए ये तो आम बात है कि भाई अगर कोई परमानेंटली मेरे पास है मतलब वो मेरा ही गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो उसके ऊपर ये रूल लागू 100% होगा। तो वही बात बताया है, अगर ट्रांसफ़र जो है परमानेंटली हुआ तो सीसीएस लीव रूल 1972 विल एप्लीकेबल ऑन हिम। पर अगर टेम्पोररी बेसिस पे वो आया हुआ है तो भाई तुम जहाँ का हो, हम तुमको अपना नहीं माने हैं, उसी का रूल तुम्हारे ऊपर लागू होगा। तो ये बात हमको कौन बताता है, ये हम नहीं बोले हैं, ये सीसीएस लीव रूल का रूल नंबर 5 बोला है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग रूल 6। रूल 6 क्या बोला, बोला कि ट्रांसफर टू इंडस्ट्रियल स्टैब्लिशमेंट। अब कोई एक व्यक्ति है जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब कर रहा था, अब उसका ट्रांसफ़र हो गया कहाँ पे, इंडस्ट्रियल स्टैब्लिशमेंट में। अब बोला जरा यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आपका बोला गया अगर
हमसे कोई गवर्नमेंट सर्वेंट इंडस्ट्रियल स्टैब्लिशमेंट में उनका ट्रांसफ़र हो जाता है तो हम उनको पैसा दे देंगे। किसका पैसा दे देंगे? तो जितना अर्न्ड लीव वो कमाया है, जितना हाफ पे लीव वो कमाया है। अभी इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो मान लीजिए किसी के अकाउंट में 280 अर्न्ड लीव है, ठीक है, और मान लीजिए 100 हाफ पे लीव है। अब बताइए मैक्सिमम कितने दिन का छुट्टी का पैसा इसको हम देंगे? 280 अर्न लीव है और आपका 100 जो है हाफ पे लीव है। बताइए, यहाँ पे दो आंसर आया, 290, 300, क्या होगा इसका आंसर? 40 HPL कैसे कर दीजिएगा शुभेंदु जी? ऐसे नहीं होगा, ठीक है। आपको याद रखना है अर्न लीव जितना है आपको उतना तो लेना है। अर्न लीव जितना है आप उसको ले लीजिए, उसके बाद देखना है डिफरेंस कितना है। अब जितना है ना उसको आपका उतना ही हाफ पे लीव जाएगा। HPL जाएगा 20। अब 20 अगर HPL आया उसका मतलब क्या हुआ? 10 गो अर्न लीव के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो बेसिकली 290 अर्न लीव का पैसा जो है उसको मिलेगा। क्लियर है ये वाला बात? ये कैलकुलेशन हम लोग आगे कैलकुलेट करेंगे जब हम लोग अर्न लीव को पढ़ेंगे। उस जगह पे हम लोग इसको अर्न लीव HPL को पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग और इसको कैलकुलेट करके देखेंगे। तो बात याद रखना है, जितना हमारा अर्न लीव है उसको ले लिया, उसके बाद आप देखिएगा डिफरेंस कितना है। तो जितना डिफरेंस है अगर आपके अकाउंट पे उतना HPL है तो उतना ही HPL को लेना है। अब आधा करके इसके भीतर दे के फुल नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारा 280 डेज का अर्न लीव था, 20 डेज का HPL हम ले लेंगे। अब 20 डेज का HPL मतलब इक्विवेलेंस टू 10 डेज EL। तो हमारा 280 प्लस 10 इज इक्वल टू 290 डेज का हमको क्या मिलेगा? कैश मिलेगा। तो ये बात याद रखना है, एग्जाम पे याद रखना है, ये पूछा जाता है। तो मैक्सिमम कितने दिन? तो मैक्सिमम लिमिट किया गया 300 डेज, ठीक है। अर्न लीव प्लस HPL जो क्रेडिट में रहेगा उसको हम लोग पैसा यहाँ पे दे देंगे रूल 6 के केस में। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर 1 खत्म होता है। इसके बाद आते हैं हम लोग चैप्टर 2 में, जहाँ पे रूल नंबर 7 से लेके 13 बताया गया। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो चैप्टर 1 में 6 रूल था, चैप्टर 2 में 7 रूल हम लोगों को देखने को मिलेगा। क्या क्या बताया गया? अब आता है पहला इंपॉर्टेंट रूल, रूल 7, जहाँ पे हम लोग बोला गया लीव इज नॉट ए मैटर ऑफ राइट। तो प्रिसाइजली अगर हम लोग बोले 7 के 1 में बताया गया, 7 के 1 में क्या बताया गया? 7 के 1 में बताया गया लीव कैन नॉट बी क्लेम्ड एज ए मैटर ऑफ राइट। यही वाला हम बोल रहे थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पे हमेशा इसको पूछा जाता है कि कहाँ पे बोला गया लीव कैन नॉट बी क्लेम्ड एज ए मैटर ऑफ राइट। तो ये आपको याद रखना है, 7 के 1 में ये बात बताया गया। अब हम लोग और एक चीज़ देखे थे, क्या बोला गया? बोला जा रहा है कि व्हेन द एक्सीजेंसीज ऑफ पब्लिक सर्विस, जहाँ पे भी पब्लिक सर्विस का, जनता का सेवा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगा, तो किसी भी प्रकार के जो हमारा लीव रहेगा, लीव ऑफ एनी काइंड मे बी रिफ्यूज्ड और रिवोक्ड। हमको लीव देने से मना कर दिया जा सकता है, हम लीव में चले गए थे वहाँ से हमको वापस बुलाया जा सकता है, ठीक है, याद रहेगा। लीव में हम चले गए थे वहाँ से भी वापस बुलाया जा सकता है छुट्टी कैंसिल करके, और हमको लीव देने से मना भी किया जा सकता है। और ये कौन करेगा? तो बोला जा रहा है जो कंपिटेंट अथॉरिटी, द अथॉरिटी कंपिटेंट टू ग्रांट इट, मतलब जो लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी। लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी के बारे में कौन सा शेड्यूल में बताया गया, एक बार फटाफट बता दीजिए। लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी के बारे में कौन सा शेड्यूल में बताया गया था? बार बार इस चीज़ को हम इसलिए दोहराते हैं कि दिमाग में आपका बैठ जाए, है ना। तो शेड्यूल 1 में बताया गया। रंजना जी, सुमंत जी, वेरी गुड। अग्निव जी, वेरी गुड। कविता, वेरी गुड। शुभेंदु, तो क्या बोला जा रहा है कि एक्सीजेंसीज ऑफ सर्विस, इफ एनी एक्सीजेंसीज ऑफ सर्विस इज देयर, लीव ऑफ एनी काइंड में बी रिफ्यूज्ड, रिवोक्ड बाय द लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी। पर भाई तुम मेरा लीव कैंसिल कर सकते हो, हमको छुट्टी से बुला सकते हो, पर मेरा छुट्टी का जो आवेदन है ना, जिस टाइप का छुट्टी मैं मांगा हूँ,
आप उसको ऑल्टर नहीं कर सकते हो। तो बोला जा रहा था टाइप्स ऑफ लीव कैन नॉट बी ऑल्टर्ड एक्सेप्ट विद द रिटेन रिक्वेस्ट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। जब तक गवर्नमेंट सर्वेंट का रिटेन रिक्वेस्ट नहीं रहेगा तब तक टाइप ऑफ लीव कैन नॉट बी ऑल्टर्ड, जिसको हम लोग कम्यूटेशन भी बोलते हैं, एक काइंड से दूसरे काइंड में कन्वर्ट करना। तो बोला जा रहा है जब तक हमारा रिटेन रिक्वेस्ट नहीं रहेगा तब तक आप इसको आपका कन्वर्ट या ऑल्टर नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट बात कहाँ पे बताया गया, 7 के 2 में बताया गया। अब एक इंपॉर्टेंट बात और बोला गया अगर कोई व्यक्ति छुट्टी के लिए आवेदन करता है, कैसे, अंडर रूल 10। तो रूल 10 अगर रूल 20 में क्या बताया गया, तो रूल 20 अगर आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे बताया गया है लीव ऑन मेडिकल ग्राउंड, है ना। रूल 20 अगर हम लोग देखते हैं तो क्या बोला गया, लीव टू गवर्नमेंट सर्वेंट, जो आपका मेडिकल ग्राउंड वगैरह जो है तो उस जगह पे हमारा बताया गया रूल 20 के भीतर। अब क्या बोला जा रहा है, लीव अप्लाइड अंडर रूल 20 शैल नॉट बी रिफ्यूज्ड और रिवोक्ड विदाउट रेफरेंस टू मेडिकल अथॉरिटी। तो बिना मेडिकल अथॉरिटी को रेफर करते हुए कोई भी व्यक्ति, कोई भी लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी मेरा लीव को आपका रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है अगर हम मेडिकल ग्राउंड पे छुट्टी के लिए मांग किए हैं। ठीक है, अगर मैं मेडिकल ग्राउंड पे छुट्टी के लिए डिमांड किया हूँ, रिक्वेस्ट किया हूँ, तो जब तक किसी मेडिकल अथॉरिटी के पास रेफर ना किया जाएगा तब तक मेरा लीव जो है उसको रिफ्यूज़ या रिवोक नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब 2 GID गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिसीजन यहाँ पे दिया गया, जिसमें क्या बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी एनकरेज टू टेक लीव बाय द लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी। ये सबसे बड़ा मजाक है ना, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के एम्प्लॉयज़ के लिए अगर बोला जाएगा तो हम सबसे बड़ा मजाक यही है जहाँ पे बोला जा रहा है कि लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी इनकरेज करेगा कि भाई छुट्टी ले लो। ऐसा लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी काश हम सबको मिल जाए जो हम लोगों को बोले कि छुट्टी ले लो, छुट्टी ले लो, है ना। ज़्यादातर तो ऐसा केस देखा जाता है, छुट्टी मांगने पे लगता है कि उनका छुट्टी काट रहा है। हम तो उनके मैंने जब हम छुट्टी लेते हैं तो मेरा जो बॉस है उनका छुट्टी से काटता है और हमको खाली सैलरी मिलता है ना। पर यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिसीजन देखिए बताया जा रहा है कि एम्प्लॉयज़ को इनकरेज किया जाना चाहिए कि भाई छुट्टी लो, क्योंकि जब छुट्टी लोगे तभी तुम फ्रेश माइंड से आ पाओगे और डिपार्टमेंट को अपना बेहतरीन सर्विस दो पाओगे। ठीक है, अब क्या बोला गया, एक और बात यहाँ पे बताया गया, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, लीव शुड नॉट बी ऑर्डिनरीली बी डिनाइड ड्यूरिंग द लास्ट 10 ईयर्स ऑफ सर्विस। जब लास्ट का 10 साल बचा हुआ रहता है तो नॉर्मली हमको क्या नहीं करना चाहिए, हमको जो लीव है उसको डिनाई नहीं करना चाहिए, है ना। ये बात भी एक आपका बताया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिसीजन में कि ड्यूरिंग द लास्ट 10 ईयर्स ऑफ सर्विस लीव को डिनाई नहीं करना है। अब आते हैं हम लोग रूल 8। रूल 8 में क्या बोला गया, रूल 8 में बोला गया रेगुलेशन टू क्लेम टू लीव, रेगुलेशन ऑफ क्लेम टू लीव, कि जब हम छुट्टी के लिए आवेदन करते हैं तो क्या गाइडलाइंस फॉलो किया जाएगा, कैसे उसको रेगुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पे बोला गया 2 चीज़ हमको देखना है कि भाई लीव के लिए आवेदन कब किया गया और उस छुट्टी को ग्रांट कब किया गया, है ना। इस दोनों पीरियड में, इस पीरियड में जो भी रूल्स आपका एप्लीकेबल रहेगा उसी के आधार पे मेरा लीव जो है वो रेगुलेटेड होगा। ठीक है, याद रहेगा कि एट द टाइम द लीव वॉज अप्लाइड फॉर एंड इट वॉज ग्रांटेड, तो हमने छुट्टी का आवेदन किया, खाली उसी में देखने से नहीं चलेगा जब वो बेसिकली ग्रांट हो रहा है ना। तो एट द टाइम ऑफ लीव इज अप्लाइड फॉर एंड ग्रांटेड, जब ये काम चल रहा है उस दौरान जो भी रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस रहेगा उसी के आधार पे लीव जो है रेगुलेट होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग रूल 9। रूल 9 पे क्या बताया गया, यहाँ तक किसी का कुछ डाउट नहीं हो रहा है ना, एक बार कंफर्म करिए पब्लिक चैट में। अगर डाउट नहीं हो रहा है तो एक बार पब्लिक चैट में नो डाउट लिख ली दीजिए। चलिए एक जवाब मिला शशि रेखा का, सुमंत का रिस्पांस मिला, रोहन, शुभेंदु, कुंडू। चलिए वेरी गुड, आगे आते हैं हम लोग। आगे बताया गया रूल 9। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रूल नंबर को याद रखना है। कुछ कुछ रूल नंबर हम लोग देखेंगे जो इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, जैसे रूल नंबर 7, इसको तो आपको याद रखना ही रखना है, रूल 7 को भूलना नहीं है ना। रूल 7 खतरनाक इंपॉर्टेंट है। फिर रूल 9 क्यों, ये बताता है इफेक्ट ऑफ डिसमिसल, रिमूवल, रेजिग्नेशन ऑन लीव एट अकाउंट। मेरे अकाउंट पे 200 छुट्टी था
और हमने क्या किया, हमको डिसमिस कर दिया गया सर्विस से, हमको रिमूव कर दिया सर्विस से, हमको रिजाइन करना पड़ा, है ना। तो ये सब ग्राउंड पे क्या होगा, कैसे ट्रीट किया जाएगा, कहाँ पे बताया गया, रूल 9 में बताया गया। तो बोला जा रहा है इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज डिसमिस्ड और रिमूव्ड और ही हैज़ रिजाइंड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस, तो 1 नंबर उसका डिसमिसल हो गया, 2 नंबर उसका रिमूवल हो गया। आप लोग जानते ही हैं डिसमिसल जो है ये आपका फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट के लिए बैरियर हो जाता है, और रिमूवल जो है वहाँ पे फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट में कोई दिक्कत नहीं होता है। दोनों जो है मेजर पेनल्टी के भीतर आता है, और जितना हमारा मेजर पेनल्टी है, कौन सा रूल में बताया गया, पब्लिक चैट में बताइए कौन सा रूल में मेजर पेनल्टी को बताया गया, सीसीए का कौन सा रूल में ये जो डिफरेंट प्रकार का मेजर पेनल्टी है, जैसे रिमूवल, डिसमिसल, ये कहाँ पे बताया गया। चलिए, सुमंतो का जवाब आया, शशिरेखा का आया, कविता, शुभेंदु, मतलब आप लोगों ने सीसीए वाला क्लास नहीं किए होंगे। दिब्बो जी आप तो सीसीए का क्लास किए हुए थे, फिर भी ऐसे कैसे रूल 14 बताए। वेरी गुड लिपन जी, वेरी गुड। रूल 11 में बताया गया, रूल 11 में, रूल 14 नहीं। ये सवाल एग्जाम पे कभी भी पूछ सकता है, याद रखिएगा कि मेजर पेनल्टी के बारे में कहाँ बताया गया, पहला ऑप्शन रहेगा रूल 14। तो याद रखना है भाई, मेजर पेनल्टी का जो प्रोसीड्योर है, अगर कहीं पे बोला गया कि मेजर पेनल्टी का प्रोसीड्योर कहाँ पे बताया गया, तो वो रूल 14 रूल 15 में बताया गया है। माइनर पेनल्टी का प्रोसीड्योर रूल 16 में बताया गया, पर पेनल्टी कितना है, डिसमिसल, रिमूवल क्या है, नहीं है, ये सारा कहाँ पे बताया गया, तो रूल 11 में बताया गया है। माइनर पेनल्टी, मेजर पेनल्टी दोनों आपका रूल 11 में बताया गया है, ठीक है। तो इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज डिसमिस्ड, रिमूव्ड और रिजाइंस, डिसमिस और रिमूव्ड के भीतर अंतर सभी लोग जानते हैं। रिमूवल जो है इट इज नॉट ए मतलब डिबारमेंट टू फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, रिमूवल के केस में डिबारमेंट नहीं होता है फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट के लिए, पर अगर डिसमिसल हुआ तो फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट में भी डिबार हो जाता है। या फिर मान लीजिए ये दोनों हुआ, या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट ने रिजाइन किया, तो बोला गया ऐसा अगर केस हुआ है तो बोला जा रहा है जितना भी अकाउंट पे लीव रहेगा तो ये सीज हो जाएगा, कहाँ से, फ्रॉम द डेट ऑफ डिसमिसल, रिमूवल और रेजिग्नेशन। तो जिस दिन हमने रिजाइन किया, हमको रिमूव कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया, उसी दिन मेरे खाते में जितना छुट्टी था सब सीज हो जाएगा, उसका अठन्नी चरन्नी भी हमको नहीं मिलेगा, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट सर्वेंट अब मान लीजिए, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, मान लीजिए रिजाइन कर दिए। अब बोला जा रहा है कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो रिजाइन तो किया है, पर ये थ्रू प्रॉपर चैनल किया है, मतलब एनओसी जो है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेते हुए थ्रू प्रॉपर चैनल उसने रिजाइन किया, और साथ ही साथ उसने क्या किया, दूसरे डिपार्टमेंट में दूसरे जगह पे जाके ज्वाइन किया। तो बोला गया ऐसा केस में रेजिग्नेशन शैल नॉट रिजल्ट इन लैप्स ऑफ द लीव, तो यहाँ पे रेजिग्नेशन के केस में लीव का लैप्सेशन नहीं होगा, यहाँ पे लीव जो है कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब बोला गया कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है जिसका डिसमिसल हो गया या रिमूवल हो गया, उसके बाद फर्दर हायर अथॉरिटी के ऑर्डर में मान लीजिए उसको रीइंस्टेट कर दिया गया, तो यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे जो पीरियड था, मतलब जो लीव था, जब डिसमिसल या रिमूवल हुआ उसके पहले का जितना सारा लीव था ये आपका फिर से काउंट हो जाएगा, इंटाइटेल्ड फॉर द काउंट फॉर लीव्स। उसके अकाउंट पे 200 लीव पहले से था, रिमूव या डिसमिस कर दिया गया, और उसके बाद उसने क्या किया, उसका रीइंस्टेटमेंट हो गया। तो अगर रीइंस्टेटमेंट हो जाता है तो यहाँ पे जितना पुराना छुट्टी है सारा उसको मिल जाएगा। अब बात आता है कि बाद वाला जो छुट्टी है, बीच में जो पीरियड है, उस पीरियड को कैसे ट्रीट किया जाएगा। तो इसके लिए जो भी कंपिटेंट अथॉरिटी ऑर्डर करेंगे वो अथॉरिटी अपने ऑर्डर में इसको बताएगा उस पीरियड को कैसे ट्रीट करना है। ड्यूटी फॉर ऑल पर्पस ट्रीट करना है जहाँ पे केस मेरिट के आधार पे होता है, या फिर मान लीजिए उस पीरियड का लीव सैंक्शन कर दिया जाएगा, तो ये डिपेंड करेगा, मतलब वो आपका ड्यूटी ट्रीट नहीं होगा। तो ये आपका डिपेंड करता है उसके ऊपर कि जो ऑर्डर में स्पेसिफाई किया जाएगा, पर प्रीवियस जो भी छुट्टी था वो जो हम सीज कर लिए थे वो सारा रिस्टोर हो जाएगा, उसको वापस मिल जाएगा, ठीक है। इन केस ऑफ री एम्प्लॉयमेंट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैव बीन रिटायर्ड ऑन कंपेंसेशन, तो कभी कभी
हम लोग कंपेशन मतलब हम लोग देखे हैं ना, कंपलसरी रिटायरमेंट जो होता है उसके आधार पे मान लीजिए किसी को ज़बरदस्ती रिटायर करवा दिया गया, या फिर मान लीजिए इनवैलिड पेंशन के आधार पे, मतलब मान लीजिए किसी का फिजिकल या मेंटल इनकेपेसिटेट हो गया था जिस कारण से उनको सर्विस से निकालना पड़ा। तो यहाँ पे भी बोला जा रहा है अगर उनका रीएम्प्लॉयमेंट हो जाता है और अगर उनका पास्ट सर्विस जो है ये काउंट होता है पेंशन के लिए, तो बोला गया यहाँ पे जो फॉर्मर सर्विस था इट विल बी, उस पीरियड के लिए आपका क्या होगा, वो पीरियड जो था वो आपका लीव के लिए ट्रीट होगा, है ना। तो यहाँ पे आपका याद रखना है कि अगर रीएम्प्लॉयमेंट हुआ है रिटायरमेंट के बाद, मतलब आपका कंपेशनेट ग्राउंड पे जो मैंने कंपलसरी रिटायरमेंट जो करवाया जाता है उसके बाद, या फिर मान लीजिए इनवैलिड पेंशन के पेंशन में वो बाहर हो गया था इनकेपेसिटेट होके बॉडीली या माइंडली इन्फर्मिटी के कारण से, उसके बाद दोबारा वो ज्वाइन कर गया, तो यहाँ पे भी जो पास्ट सर्विस है अगर ये पेंशन के लिए काउंट होता है तो ये छुट्टी के लिए भी काउंट होगा। अगर ये पीरियड पेंशन के लिए काउंट हुआ तो ये पीरियड छुट्टी के लिए भी काउंट होगा। अगर प्रीवियस कोई भी छुट्टी है तो वो छुट्टी भी उनको मिल जाएगा, है ना, अगर कुछ है। अब यहाँ पे आता है कम्यूटेशन फ्रॉम वन काइंड टू अनदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रख लीजिएगा। रूल नंबर 10 क्या बोला जा रहा है, कम्यूटेशन, आप याद रखिए कम्यूटेशन, कम्यूटेशन को याद रख लिए कम्यूटेशन, तो 10 से 10 आ जाएगा कम्यूटेशन। भैया कम्यूटेशन में क्या बोला गया, एक प्रकार से दूसरे प्रकार का लीव, हम छुट्टी में गए थे, हम सीएल का आवेदन देके गए थे, आने के बाद हमको कुछ और इशू हुआ, कुछ दिक्कत हुआ, तो हम आवेदन दे सकते हैं कि मेरा जो सीएल है, सीएल के बदले मेरे ईएल से वो वाला पीरियड जो है काटा जाए, है ना। कभी कभी ये कब होता है, जब मान लीजिए आप 2 दिन के लिए छुट्टी गए थे, आप सीएल सोच के गए थे, अब मान लीजिए आपको 10 दिन या 15 दिन लेना पड़ा, तो वहाँ पे जाके आप क्या करिएगा, सीएल तो उतने दिन का मिलेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे भाई, हम उसको कम्यूट करवा लेंगे दूसरे प्रकार के लीव के भीतर। तो कम्यूट जब भी होता है तो बोला जा रहा है कम्यूटेशन होता है ऑन रिक्वेस्ट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट के रिक्वेस्ट के आधार पे ही कम्यूटेशन हो सकता है, ये भी खाली रिक्वेस्ट नहीं, रिटर्न रिक्वेस्ट, है ना। तो बोला जा रहा है ऑन रिक्वेस्ट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट द अथॉरिटी विच ग्रांटेड हिम लीव, जिसने उसको छुट्टी दिया था, मे कम्यूट इट रेट्रोस्पेक्टिवली, तो जिसने छुट्टी दिया था, छुट्टी सैंक्शन किया था, वही आपका कम्यूट करने का ऑर्डर दे सकता है। कम्यूट किस में करेगा, इनटू ए लीव ऑफ ए डिफरेंट काइंड, ए प्रकार के लीव में दिए थे, बी प्रकार का लीव हमको लेना है। अब बी प्रकार का लीव हमको कब मिलेगा, जिस दिन हमने छुट्टी में गया, है ना, मतलब एट द टाइम ऑफ लीव वॉज ग्रांटेड, जिस टाइम पे वो लीव आपका ग्रांट हो रहा था, अगर उस टाइम पे मेरे खाते पे उस प्रकार का लीव ड्यू है और एडमिसिबल है, तभी जाके हमको छुट्टी मिलेगा। मान लीजिए छुट्टी मेरा पहले था नहीं, हमको जुलाई में जाके बाद में आपका छुट्टी मिला, और हम आवेदन किए थे छुट्टी के लिए मान लीजिए जून में ही, या फिर मतलब प्रीवियस पीरियड से, तो यहाँ पे अगर पहले से मेरा छुट्टी नहीं था तो बाद में वो छुट्टी हमको नहीं दिया जाएगा, तो ये बात हमको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो यही बात आपका यहाँ पे बताया जा रहा है कि लीव जो है इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, कम्यूट किया जा सकता है फ्रॉम वन काइंड ऑफ लीव टू अनदर काइंड ऑफ लीव। कंडीशन क्या है, एट द टाइम ऑफ एट द टाइम व्हेन द लीव वॉज ग्रांटेड, उस टाइम पे वो जो लीव एडमिसिबल है वो भी उसके खाते पे ड्यू होना चाहिए, एडमिसिबल होना चाहिए। दूसरा कंडीशन यहाँ पे बोला गया, ठीक है भाई, अगर लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी चाहता है, जिसके बारे में हमारा शेड्यूल 1 में बताया गया, अगर वो चाहता है तो आपको दे सकता है, कम्यूट कर सकता है, बट यू कैन नॉट क्लेम दिस एज ए मैटर ऑफ राइट, ये गवर्नमेंट सर्वेंट इसको अपना अधिकार नहीं मान सकता कि नहीं हमारा छुट्टी है तो हमको करना ही करना पड़ेगा, ये डिपेंड करता है, डिस्क्रिशन है लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी का। कंडीशन एक और दिया गया, ये वाला सवाल में पूछेगा एग्जाम पे, ध्यान दीजिए, रिक्वेस्ट शैल बी मेड विद इन 30 डेज फ्रॉम ज्वाइनिंग, जिस दिन आप सर्विस में ज्वाइन कर गए, आफ्टर अवेलिंग द लीव, उसके 30 दिन के भीतर हमको ये आवेदन दे देना है कि हमको ये लीव को कम्यूट करना है, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, द कम्यूटेशन ऑफ वन काइंड ऑफ लीव इनटू अनदर शैल बी सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ लीव सैलरी। अब मान लीजिए कभी इस कोई एक प्रकार का छुट्टी हम लिए हुए थे,
अब दूसरे प्रकार के छुट्टी में गए। अब मान लीजिए हमको ऐसा भी हो सकता है कि हमको कुछ पैसा हमसे रिकवरी होना है या फिर कुछ पैसा हमको देना है, मतलब हमको एरियर मिलेगा या फिर हमसे रिकवरी होगा। तो लीव जब भी हम कम्यूट करते हैं तो ये कंडीशन भी आपका रह जाता है कि फाइनली जब हमारा लीव का ग्रांट किया जा रहा है उस दौरान एडजस्टमेंट के भी ऑर्डर आ जाएगा कि भाई हमारा लीव सैलरी से कैसे एडजस्ट करना है, हमसे रिकवर करना है या फिर हमको एरियर देना है। ठीक है, अब आते हैं एक नोट यहाँ पे बताया गया, बोला गया एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव ग्रांटेड ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट और अदरवाइज। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव भले ही वो मेरे मेडिकल ग्राउंड पे हुआ है या फिर किसी दूसरे ग्राउंड पे हुआ है, दिस में बी कम्यूटेड इनटू लीव नॉट ड्यू एलएनडी। एलएनडी में ये कम्यूट किया जाता है। एलएनडी के बारे में कहाँ पे बताया गया, रूल 31 में आपका एलएनडी के बारे में बताया गया। तो बोला जा रहा है एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव को हम कम्यूट कर सकते हैं किसमें, एलएनडी में। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव को दूसरे में कम्यूट नहीं कर पाएंगे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव को अगर कम्यूट करना है तो हम लोगों को लीव नॉट ड्यू एलएनडी में ही कम्युनिकेट करना है। एलएनडी के बारे में रूल 31 में बताया गया है। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट अगर उसका जॉब चला जाता है, मतलब आइदर रिजाइन कर दिया या फिर कुछ और हो गया है ना, तो अगर उनका जॉब चला गया, जॉब नहीं है, तो वो आपका कम्यूटेशन के लिए आवेदन नहीं कर सकते। मतलब कम्यूटेशन ऑफ लीव कैन नॉट बी डन आफ्टर द एम्प्लॉय सीजेस टू बी इन सर्विस। जब उनका सर्विस खत्म हो गया उसके बाद ये कम्यूटेशन जो है अलाउड नहीं है। जॉब में रहते रहते ही कम्यूट करवा लेना है। बाद में आपका मान लीजिए किसी ने अर्न लीव के लिए आवेदन दिया हुआ था, अब अर्न लीव के लिए जब आवेदन दिया उसके बाद देखा कि मेरा एचपीएल बहुत सारा बचा हुआ है। अब अर्न लीव जितना सारा रहेगा लास्ट में तो आपको इक्विवेलेंट टू कैश मिलेगा, पर हाफ पे लीव हमने देखा ना जितना डिफरेंस रहता है उसका आधा हो जाता है, तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो लास्ट में जाके आप देखिए अर्न लीव के बदले आपको अगर हाफ पे लीव ले लेते तो आपका फायदा हो जाता है ना। हाफ पे लीव को आप कम्यूट कर लेते, मान लीजिए 2 गो एचपीएल करके एक हमारा यल कर देते, तो वहाँ पे भी मान लीजिए आपका फायदा था। तो आप ये बात अगर सोचना है जब जॉब में हम रहेंगे उसी टाइम पे सोचना है। जब मेरा जॉब खत्म हो जाएगा मतलब हम रिटायर कर जाएंगे उसके बाद हम नहीं बोल सकते मेरा ये लीव को कम्यूट कर दो। तो याद रखना है कि एम्प्लॉयमेंट में रहते रहते ही लीव को कम्यूट करवाना है, बाद में आपका नहीं होगा। इसके बाद आता है रूल 11 जहाँ पे बोला गया कम्बिनेशन ऑफ लीव। आगे बढ़े ना, एक बार पब्लिक चैट में कंफर्म करिए, आगे बढ़े और थोड़ा सा देख लेते हैं। पब्लिक चैट में एक बार कंफर्म करिए। अच्छा 13 तक, चलिए बिल्कुल अग्निव जी, मैं आप लोगों का भावनाओं को समझता हूँ। चलिए अब आते हैं रूल 11। रूल 11 क्या बताता है, कम्बिनेशन ऑफ लीव। कम्बिनेशन का मतलब तो सभी लोग समझता है कि भाई ए प्रकार का लीव और बी प्रकार का लीव दोनों हम एक साथ में ले सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पे बोला गया एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस रूल। इस रूल में कुछ आपका मतलब कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन दिया हुआ है, इसको अगर छोड़ देते हैं तो बोला जा रहा है एनी काइंड ऑफ लीव अंडर दिस रूल मे बी ग्रांटेड इन कम्बिनेशन और इन कंटिन्यूएशन विथ एनी अदर काइंड ऑफ लीव। तो एक प्रकार का लीव जो है दूसरे प्रकार के लीव के साथ कम्बिनेशन में लिया जा सकता है। कुछ एक्सेप्शन है जो हम लोग इस रूल के भीतर ही देख लेंगे, जो नहीं हो सकता। ठीक है, तो पहला बात यहाँ पे बोला गया कैजुअल लीव जो है दिस शैल नॉट बी कंबाइंड विथ एनी अदर लीव। क्यों, क्योंकि कैजुअल लीव को हम छुट्टी मानते ही नहीं। कैजुअल लीव विच इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज ए लीव अंडर दिस रूल शैल नॉट बी कंबाइंड विथ एनी अदर काइंड ऑफ लीव एडमिसिबल अंडर दिस रूल। तो याद रखना है पहला बात कि कैजुअल लीव को दूसरे लीव के साथ कंबाइन नहीं करना है। मान लीजिए हमको सीएल में लेना है एक दिन, अर्न लीव भी लेना है, तो सीएल और अर्न लीव हम एक साथ नहीं ले सकते। याद रहेगा, सीएल और अर्न लीव एक साथ नहीं ले सकते। स्पेशल सीएल और अर्न लीव ले सकते हैं पर सीएल और अर्न लीव नहीं ले सकते। लीव को कंबाइन किया जा सकता है हॉलीडे के साथ भी, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स। तो दो ही कंडीशन रखा गया, इधर आपको प्रीफिक्स में लेना है या फिर आपको सफिक्स में लेना है ना। ऐसा नहीं कि 5 दिन का ईएल, बीच में एक संडे, फिर 5 दिन का ईएल, तो मिडिल में जाके आपका ये जो कॉम्बिनेशन है वो नहीं चलेगा। इधर आपको प्रीफिक्स में देना है या फिर आपको सफिक्स में देना है ना। मिडिल में आ सकता है, कहाँ पे आता है, छुट्टी स्पेश आपका जब हम लोग कैजुअल लीव देखते हैं तो कैजुअल लीव के केस में हो सकता है, पर रेगुलर लीव के केस में वो नहीं होगा। रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे आरएच जो है,
दिस कैन ऑल्सो बी प्रीफिक्स्ड एंड सफिक्स्ड विथ वेरियस लीव्स अंडर CCS लीव रूल। तो अरेज को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इट कैन ऑल्सो बी प्रीफिक्स्ड और सफिक्स्ड, आइदर हम इसको प्रीफिक्स करेंगे या फिर हम इसको सफिक्स करेंगे। तो ये भी बात हमारा कहाँ पे बताया गया, रूल 11 में हमको बताया गया कि आरएच जो है इसको भी हम लोग प्रीफिक्स में या सफिक्स में ले सकते हैं, है ना। अब आते हैं हम लोग कम्बिनेशन के बारे में कुछ और बातें। क्या बोला जा रहा है, कम्बिनेशन विथ स्पेशल कैजुअल लीव, हम लोग आगे देखेंगे स्पेशल कैजुअल लीव क्या है। तो क्या बोला जा रहा है, कैजुअल लीव कैन बी कंबाइंड विथ स्पेशल कैजुअल लीव, ये याद रखना है, कैजुअल लीव कैन बी कंबाइंड विथ स्पेशल कैजुअल लीव, ये अलाउड है, ठीक है। अब क्या बोला गया, स्पेशल कैजुअल लीव कैन बी कंबाइंड विथ रेगुलर लीव ऑल्सो। देखिए, इन केसेस वेयर इट इज परमिसिबल टू ग्रांट रेगुलर लीव इन कॉम्बिनेशन विथ स्पेशल कैजुअल लीव, तो रेगुलर लीव जो है दिस कैन बी ग्रांटेड इन कॉम्बिनेशन विथ स्पेशल कैजुअल लीव। तो रेगुलर लीव और स्पेशल कैजुअल लीव भी हो सकता है, पर बोला जा रहा है स्पेशल कैजुअल लीव को आइदर कैजुअल लीव के साथ आपका कंबाइन करना है और रेगुलर लीव के साथ कंबाइन करना है, बट नॉट विथ बोथ। तो स्पेशल सीएल को कैजुअल लीव और रेगुलर लीव दोनों के साथ एक साथ आप कंबाइन नहीं कर सकते हैं, इट इज़ नॉट अलाउड, है ना। स्पेशल सीएल प्लस आरएल प्लस सीएल ये भी आपका नॉट अलाउड, क्योंकि एक ही साथ में आपका हो रहा था, पर ये अलग से अलाउड है। स्पेशल सीएल और कैजुअल लीव जो है एक साथ अलाउड है, स्पेशल सीएल और आरएल जो है रेगुलर लीव जो है ये भी अलाउड है। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताया गया, ध्यान दीजिए कि आपका कैजुअल लीव को दूसरे प्रकार के लीव के साथ आप कंबाइन नहीं कर सकते हैं, पर हाफ डे का जो कैजुअल लीव होता है अगर वो सेकेंड हाफ में लिया जाता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, हाफ डे का कैजुअल लीव अगर वो हाफ डे का कैजुअल लीव अगर वो सेकेंड हाफ में लिया जाता है तो बोला जा रहा है उसको कंबाइन किया जा सकता है आपका रेगुलर लीव के साथ, ठीक है। मान लीजिए ऐसे भी हम लोग बहुत जगह पे करते हैं कि आपको जाना है अर्जेंटली अर्न लीव में और आपके पास मान लीजिए एक आपका ऐसा कोई दूसरा केस हो रहा था, जाने का आने का समस्या हो रहा था, तो हम लोग क्या करें, हाफ डे कैजुअल लीव लेके भी निकल जा सकते हैं और जब बाद में क्या करेगा, रेगुलर लीव जो है उसके साथ आपका कंबाइंड हो जाएगा, तो ये काम भी किया जा सकता है, ठीक है। तो बोला जा रहा है इन केस ऑफ अनएक्सपेक्टेड इलनेस और सम अदर कंपेलिंग ग्राउंड, तो जब मेजर कोई इशू रहेगा, कोई कंपेलिंग ग्राउंड रहेगा कि भाई नहीं बिना छुट्टी का काम चलेगा ही नहीं, मान लीजिए घर में किसी का इमरजेंसी हो गया, किसी का डेथ हो गया, है ना, या किसी दूसरे रीजन है, तो ऐसे अनएक्सपेक्टेड इलनेस या कंपेलिंग ग्राउंड पे ही किसी व्यक्ति को आपका हाफ डे का सीएल जो है ये मिल जाएगा इन कम्बिनेशन विथ रेगुलर लीव। तो रेगुलर लीव के साथ कम्बिनेशन में हाफ डे सीएल भी मिल सकता है, तो ये भी हमको याद रखना है। एक बात और याद रख लीजिएगा, रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे जो है जब इसको दिया जाता है तो जिस पर्पस से वो रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे है उसी को सेलिब्रेट करने के लिए रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे दिया जाता है। जैसे मान लीजिए सरस्वती पूजा के दिन आपका रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे दिया जाता है, किस लिए, क्योंकि वो आपका बसंत पंचमी है और उस दिन के ग्राउंड पे आपका रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे है। अब मान लीजिए 14 फरवरी को सरस्वती पूजा हो रहा है और आपने छुट्टी मांगा किस लिए कि भाई हमको वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करने के लिए छुट्टी चाहिए, तो आपको वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करने के लिए छुट्टी नहीं मिलेगा, आपको बसंत पंचमी सेलिब्रेट करने के लिए छुट्टी मिलेगा। तो ये याद रखना है कि रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे के लिए जब हम आवेदन देते हैं ना उसके साथ हमको रीज़न भी बताना रहता है कि किस कारण से हम ये छुट्टी ले रहे हैं, तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक मिनट वेट करिए, थोड़ा एक ट्रेन जा रहा है, जाने दीजिए। चलिए चलिए अब आते हैं हम लोग रूल 12। रूल 12 क्या बता रहा है, बोला जा रहा है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंटिन्यूअस लीव, मैक्सिमम कितने दिन के लिए हम एट ए स्ट्रेच छुट्टी ले सकते हैं ना। तो क्या बोला जा रहा है, नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी ग्रांटेड लीव ऑफ एनी काइंड फॉर ए कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो 5 साल एक्सीड करके किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को छुट्टी नहीं दिया जाएगा इन एनी कंडीशन एक्सेप्ट द प्रेसिडेंट। आपको ध्यान देना है, कभी कभी सवाल पूछता है कि मान लीजिए मेडिकल ग्राउंड पे है, कोई व्यक्ति मेडिकल ग्राउंड पे है
क्या हम उसको 5 साल का छुट्टी दे सकते हैं? उसका जो लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, बताइए 5 साल का छुट्टी क्या लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी, मोर देन 5 ईयर्स का छुट्टी लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी सैंक्शन कर सकता है? इफ इट इज ऑन मेडिकल ग्राउंड, मेडिकल ग्राउंड पे अगर होगा तो भी नहीं होगा। याद रखना है, सैंक्शन कौन करेगा? मेडिकल ग्राउंड है ठीक है, पर सैंक्शन करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी नहीं है। किसी भी ग्राउंड पे नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी ग्रांटेड ए लीव ऑफ एनी काइंड फॉर कंटिन्यूअस पीरियड एक्सीडिंग 5 ईयर्स। 5 साल से ज़्यादा लंबा पीरियड के लिए कोई भी लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी लीव सैंक्शन नहीं करेगा। ऐसा लीव कौन सैंक्शन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा, है ना। नॉर्मली क्या बोला जा रहा है? गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज़ रिमेन्ड एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो ड्यूटी से एब्सेंट रहा कितने दिन के लिए? फॉर ए कंटिन्यूअस पीरियड एक्सीडिंग 5 ईयर्स, 5 साल से लंबा पीरियड के लिए वो क्या था? एब्सेंट था, है ना। अदर देन ऑन फॉरेन सर्विस, ऐसा नहीं कि भाई वो फॉरेन सर्विस में है और आप उसको एब्सेंट मान रहे हो, तो फॉरेन सर्विस वाला केस नहीं है। अदर देन फॉरेन सर्विस, अगर कोई छुट्टी में गया और 5 साल से लंबा पीरियड के लिए वो छुट्टी में रह गया, है ना, विथ और विदाउट लीव, वो छुट्टी लेके रहे छुट्टी ना लेके रहे कुछ फर्क नहीं पड़ता, 5 साल से लंबा पीरियड के लिए अगर वो एब्सेंट हो जाता है, देन दिस शैल बी डीम्ड दैट इट शैल बी डीम्ड दैट ही हैज़ रिजाइन फ्रॉम हिज सर्विस। ये मान लिया जाएगा कि उसने अपने जॉब से रेजिग्नेशन दे चुका है। हालांकि यहाँ पे हमको क्या करना है? रीजनेबल अपॉर्चुनिटी उनको देना है टू एक्सप्लेन द रीजन फॉर सच एब्सेंस। किस कारण से वो एब्सेंट था ये बताने के लिए उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 311 हम लोगों को नेचुरल जस्टिस के बारे में बताता है, तो उसको भी हम लोगों को ध्यान में रखना है। फिर क्या बोला गया? दिस रूल शैल नॉट बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ लीव इज अप्लाइड ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पे कोई छुट्टी में था तो भाई हम उसको 5 साल हो गया ऐसा नहीं कि मान लेंगे कि वो रिजाइन कर चुका है ना। तो ये बात को भी ध्यान देना है, अगर छुट्टी 5 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए भी है और मेडिकल ग्राउंड पे भी है तो हम उसको डिम रिजाइंड नहीं मान सकते, उसको लीव सैंक्शन करने के लिए हमको प्रेसिडेंट के पास फॉरवर्ड करना रहेगा, ठीक है। अब आते हैं रूल 13, वहाँ पे क्या बताया गया? बोला कि एक्सेप्टेंस ऑफ सर्विस ऑन एम्प्लॉयमेंट वाइल ऑन लीव, कोई छुट्टी लिया और दूसरे जगह पे जाके गवर्नमेंट जॉब में ज्वाइन कर गया, तो क्या बोला जा रहा है कि एक्सेप्टेंस ऑफ सर्विस और अदर एम्प्लॉयमेंट वाइल ऑन लीव शैल नॉट बी टेकन अप भाई एनी सर्विस और एम्प्लॉयमेंट। तो गवर्नमेंट सर्वेंट जो है उसको किसी भी दूसरे जगह पे कोई भी सर्विस कोई भी एम्प्लॉयमेंट लेने का अधिकार नहीं है विदाउट द प्रायर सैंक्शन, है ना। इवन लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट एलपीआर वगैरह जो होता है उस दौरान भी अगर किसी को जाना है तो उसके लिए प्रीवियस सैंक्शन लेना पड़ता है। और सैंक्शन कौन देगा? अगर आउटसाइड इंडिया है तो उसके लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का सैंक्शन मैंडेटरी है। अगर विद इन इंडिया है तो जो लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी है उनको पावर दिया गया है कि भाई वो आपका परमिशन दे सकते हैं कि जाओ तुम छुट्टी पीरियड में दूसरे जगह ज्वाइन कर जाओ, तो ये परमिशन वो दे सकता है। तो यहाँ तक आज हम लोग रखेंगे। चैप्टर 2 हम लोगों का ख़त्म हो चुका है ना। कल हम लोग चैप्टर 3 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक अगर किसी का कुछ डाउट है तो आप लोग बोल सकते हैं। यहाँ तक किसी का अगर कुछ डाउट है तो प्लीज़ बताइए। चलिए, तो क्या आज हम लोग क्लास यहीं पे समाप्त करें? आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम लोगों का फिर से क्लास रहेगा। थैंक यू सो मच, आप लोग जुड़े रहे और इतने लंबे समय से मेरा फालतू का बकबक सुनते रहे। थैंक यू मल्लिकार्जुन जी, रंजना जी, कविता जी, लिपन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। गुड नाइट, शुभ रात्रि। अच्छा, किसी का कुछ डाउट अगर रह जाएगा तो आप लोग पब्लिक हमको व्हाट्सएप में भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई ये नहीं है कि भाई क्लास ख़त्म हो गया मतलब और सवाल पूछ नहीं सकते, ठीक है। तो गुड नाइट।